हेलो एवरीवन। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, हम लोग का जो जनरल साइंस है, नाम से ही समझ में आ रहा है सामान्य विज्ञान। और सामान्य विज्ञान जो है वो तीन प्रोसेस में बटा है, या कह लो कि साइंस को अगर हमें पढ़ना है सिविल सिविल के पर्सपेक्टिव में, तो पहले फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और फिर बायो है। और जब साइंस की मूलभूत नॉलेज हमको हो जाएगी तो फिर पार्ट आता है टेक का, जिसको बोलते हैं हम साइंस एंड टेक। मतलब हमको जो अपने सिलेबस में देखना है वो क्या है, साइंस और टेक्नोलॉजी। साइंस को पढ़ के हम टेक्नोलॉजिकल यूज करके वेलफेयर में कैसे काम कर सकते हैं। ठीक, तो हम लोग का जो टॉपिक है वो है फिजिक्स। अब चूंकि देखो, नाम ही दर्शा रहा है कि साइंस, और वो भी जनरल है ना। तो अगर हम फिजिक्स को बिल्कुल नॉर्मल लैंग्वेज में देखेंगे तो वो जो प्रोसेस आएंगी, जो फिनोमेना आएंगे, उन फिनोमेना या घटनाओं की मूलभूत जानकारी ही हमको अपने जीएस वाले सेक्शन में रखनी है ना। किसी टाइप की कोई टेक्निकलिटी वाली चीज़ आपके सिविल के रिस्पेक्ट में नहीं पूछी जाएगी। ठीक है। अच्छा, अब पहली चीज तो आपको ये याद रखनी है कि फिजिक्स जो है वो लिमिटेड क्लासेस रख रहा है अपना सिविल में। तो बहुत सारी जो कंटेंट है उसको हम बहुत कम समय में तो डिलीवर कर नहीं पाएंगे। तो आपको यहाँ पे करना क्या है कि बहुत सारी बुक्स हैं, बना बनाया मटेरियल है, उसको आपको फॉलो करना है। जैसे आपने नाम सुना होगा यूथ कंपटीशन टाइम्स, आपने नाम सुना होगा घटना चक्र, या अरिहंत की आती हैं बुक्स। तो उनमें आपको सीक्वेंस वाइज फिजिक्स में जानना है। और फिजिक्स में यहाँ पर जो भी डिस्कस किया जाएगा उसको यहाँ से पूरा का पूरा सुन के, रिकॉल करके, और उन नंबर ऑफ क्वेश्चंस को लगाना है। ठीक है। जैसे अगर हम बात करें आपसे, नॉर्मल ही क्वांटिटी की बात कर लें कि मूल राशियां क्या होती हैं, या भौतिक राशियां क्या होती हैं, या आपसे मैं कह दूं कि मूल राशि क्या है, मूल मात्रक क्या है, व्युत्पन्न क्या है और व्युत्पन्न मात्रक क्या है। तो राशियां तो अगर हम लोग फिजिक्स के ही पर्सपेक्टिव से देखें तो बहुत सारी हैं। अब अगर बहुत सारी को मैं समझाने के पर्सपेक्टिव में लूंगा तो वो चीज़ें खींचेंगी, तो उतना ज़्यादा तो हम नहीं कर पाएंगे। लेकिन हाँ, कंसाइज वे में ज़्यादा से ज़्यादा समय में, मतलब कम समय में ज़्यादा चीज़ों को हम डिलीवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक। दूसरी चीज़ आपको ये देखना है कि किस टॉपिक से नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा आ रहे हैं। जैसे अभी हम मैकेनिक्स डिस्कस करेंगे। अब मैकेनिक्स यानी यांत्रिकी में आप कहोगे किसी भी बॉडी या निकाय पर कोई बल काम कर रहा होगा। अब उस बल के थ्रू वो बॉडी कैसे अपने आप को ट्रीट करेगी, उन सारी फिनोमेना को हम मैकेनिक्स में डिस्कस करेंगे। अब अगर कोई बॉडी है वो एक ही दिशा में जाए तो आप कहोगे 1D है। अगर कोई क्रिकेटर है वो बॉल को फेंके तो सर वो एक्स में भी जा सकती है और वाई में भी जा सकती है, मतलब वो TD 2D है। अगर मैं कह दूं सर वायुयान उड़ रहा है तो सर वहां पे 3 डायमेंशनल वाली चीज है। सर कोई चीज रोटेट कर रही है, या सर झूला अपने हिसाब से सर्कुलर पाथ कर रहा है सर, या ये झूला, तो डिफरेंट टाइप की जो चीजें होंगी उनको हम अलग अलग ब्रांचेस में देखेंगे। ठीक है। तो अगर हम आपसे बात करें कि क्विक वे में हम यहाँ पर कौन कौन सी चीजें डिस्कस करेंगे, तो देखो सबसे पहली चीज ये है कि भाई साइंस क्या है हम उसको जान लेंगे। तुरंत उसके बाद हम देखेंगे कि जो फिजिक्स है सर वो भी तो साइंस ही है, मतलब फिजिक्स में हम कौन कौन सी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहली बात। फिर इसकी जो ब्रांचेस आएंगी, जैसे आपको अभी हाल मैंने बताया क्या है, मैकेनिक्स। ठीक, मैंने आपसे डिस्कस किया बाद में मान लो ऑप्टिक्स। ठीक, मान लो आगे डिस्कस करेंगे हम क्या, थर्मो डायनामिक्स। ठीक है, अगर हिंदी में इसको बोलो तो क्या बोलते हैं, यांत्रिकी। क्या बोलते हैं, यांत्रिकी। इसको अगर बोले तो हम लोग बोलते क्या है इसको, ऑप्टिक्स को। आप ऐसे समझ लो, देखो प्रकाश वाली चीज है और
प्रकाश जहाँ चीज़ रिलेट होगी उसको हम बोलेंगे प्रकाश की। ऐसे ही थर्मोडायनेमिक्स में हम हीट से रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं उन सबको डिस्कस करेंगे, इसको क्या बोलेंगे, ऊष्मा गतिकी। वैसे ही हम आगे देखेंगे वेव्स एंड ऑसिलेशन, है ना, इसको बोलेंगे हम तरंगें तथा दोलन। अब जो भी आपके सराउंडिंग में फिनोमेनाज हो रही हैं वो सब की सब फिनोमेना जिससे रिलेट कर रही हैं वो फिजिक्स ही है। जैसे मैं आपसे कहूं मैं बोल रहा हूं, लेकिन अगर मैं निर्वात में चले जाके वहां पर आपसे बोलूं तो आप मुझे बताओ क्या आपको मेरी बात सुनाई पड़ेगी? तो आप कहोगे सर साउंड के चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, और अगर निर्वात या वैक्यूम में बात करें तो वहां पर तो माध्यम या मीडियम है ही नहीं, तो क्या आप मेरी बात को सुन पाएंगे? नहीं। तो हर फिनोमेना, अब क्या है, धीमे धीमे हम लोग फर्दर आगे बढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियरिटी होगी। हर एक फिनोमेना को अगर आप कोरिलेट कर ले जाएं तो आपको ये चीज़ बिल्कुल आसान लगेगी, क्योंकि इसमें रटने वाली कोई चीज़ है ही नहीं। आपका बेसिक कॉन्सेप्ट मजबूत है, आप क्वेश्चन को आराम से क्रैक कर लोगे। ठीक, चलो, जैसे ये वेव्स एंड ऑसिलेशन हुआ। इसके बाद अगर बात करो आप तो आगे हम देखेंगे क्या, एटॉमिक फिजिक्स। क्या देखेंगे? एटॉमिक फिजिक्स। ठीक, और बहुत सारे पार्ट्स भी हम देखेंगे, जैसे इलेक्ट्रोस्टैट है, मैग्नेट है ना, ईएम वेव है, बहुत सारी चीजें हैं। अब सारी की सारी जब हम प्रोसेस में आगे बढ़ेंगे तो आपको उनकी बेहतर क्लियरिटी होगी। ठीक, तो अगर मैंने एक जनरल वे में आपसे कहा कि फिजिक्स की अगर बात करो कि फिजिक्स क्या है, तो पहले तो भैया साइंस की बात कर लो कि साइंस क्या है। तो इनिशियल क्लासेस में सुना होगा, पढ़ा होगा, व्यवस्थित और क्रमबद्ध ज्ञान, है ना, सिस्टमैटिक जो नॉलेज है ना, अगर उसको देखें तो उसको क्या बोलेंगे? साइंस। अच्छा, अब ये जो साइंस है, हर एक वर्ड का ओरिजिन हुआ होता है ना, तो ये जो साइंस है ना, सिंटिया या साइंटिका बोलते हैं इसको, ठीक है, सिंटिका। इसका जो मतलब निकल के आता होता है वो टू नो। क्या होता है? टू नो। तो स्वाभाविक रूप से व्यक्ति तो हमेशा से जिज्ञासु रहा है, उसकी जानने की प्रवृत्ति रही ही है। तो साइंस जो है वो सिंटिया से है, सिंटिया वर्ड से बना है, और वो जो बताता है वो बताता है जानना, टू नो। ठीक, अच्छा, अब अगर फिजिक्स की बात करें तो भाई जो फिजिक्स है ना, वो फिजिक्स वर्ड जिससे बना है वो क्या है? फ्यूसिस। क्या है? फ्यूसिस। और इसका अगर हम अर्थ देखें तो ये जो अर्थ आता है ये क्या होता है? प्रकृति, है ना। तो जब मानव का विकास हुआ तो विकास के चरण में आगे बढ़ते बढ़ते जब गए तो फिजिक्स जो आया वो फ्यूसिस वर्ड से बना, और फ्यूसिस जो है वो डिफाइन करता है प्रकृति को। ठीक, अब प्रकृति को जानना, तो प्रकृति में तो बहुत सारे इवेंट या फिनोमेना होते हैं। जैसे अगर मैं आपसे कह दूं कि टू नो वाली चीज है, और साइंस की अगर बात करो तो जैसे हम देख लें क्या, बायोलॉजी, ठीक, हम देखें क्या, केमिस्ट्री, और हम क्या देखें तो सर फिजिक्स, है ना। तो फिजिक्स वाली चीज जो है वो अलग गई, और जो बायोलॉजी वाली चीज थी, है ना, वो अलग। और केमिस्ट्री यानी कि जो भी हमारा पदार्थ है या जो भी एलिमेंट है उनकी स्टडी कहाँ गई? केमिस्ट्री। हमको ये यहाँ फिजिक्स की बात है, तो फिजिक्स में आप बस इतना याद कर लो, एक चीज होती है द्रव्य, मैटर। अब आप कहोगे मैटर है क्या? तो हर वो चीज जो स्थान घेरती है, जिसका द्रव्यमान होता है, और जिसको हम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा महसूस करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? मैटर। क्या बोलते हैं? मैटर। अच्छा, तो मैटर, और दूसरी बात करो तो क्या है? ऊर्जा। ठीक, तो मैटर में और ऊर्जा में पारस्परिक कुछ क्रियाएं होंगी, अंतर संबंधित क्रियाएं होंगी। उन्हीं सारी की सारी क्रियाओं का
जो अलग अलग फिनोमेना के रूप में हमको दिखेंगी, उन्हीं का जब हम स्टडी करेंगे या अध्ययन करेंगे तो उसी को हम क्या बोलेंगे? फिजिक्स। क्या बोलेंगे? फिजिक्स। अच्छा, तो एक नॉर्मल जानकारी आपको पता चल गई, जहाँ मैटर है, जहाँ एनर्जी है, वहाँ पर फिजिक्स की फिनोमेना होंगी। अब वो फिनोमेना कहाँ कहाँ आएंगी, कैसे कैसे आएंगी, उन्हीं को हमको फर्दर आगे देखना है। ठीक, तो जैसे हमने आपसे कहा, क्या कहा कि अगर हम देखें दो रूप में, तो एक को बोलेंगे क्या हम? मैक्रोस्कोपिक। ठीक है, और एक को हम क्या बोलेंगे? माइक्रोस्कोपिक। क्या बोलेंगे? तो आप मैक्रो यानी कहोगे स्थूल, यानी कि बड़ा। जैसे सर ग्रह है, तो केपलर का भी हम लॉ पढ़ेंगे, या अभी हम ग्रह जानेंगे, तो ग्रह जो है वो सूर्य की परिक्रमा करेंगे, है ना, और हमारी पृथ्वी की भी कोई परिक्रमा करेगा, उसको हम क्या बोलेंगे? उपग्रह। तो अगर बल्क लेवल पे देखें, बड़े ब्रॉड लेवल पे, तो उस स्टडी को हम क्या बोलेंगे? मैक्रोस्कोपिक स्टडी, जिसको हम लोग बोलेंगे क्या? स्थूल। ठीक है, और अभी हम जब फर्दर आगे बढ़ेंगे तो हम आएंगे कि पदार्थ जो है वो परमाणुओं से मिलके बना, परमाणु जो है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलके बने, और अगर हम उनको देखना चाहें तो बहुत माइक्रो लेवल रहता है उनका, मतलब सूक्ष्म रहता है। क्या? ये जो स्टडी है, तो जब माइक्रोस्कोपिक में देखेंगे तो हम क्या करेंगे? सूक्ष्म का अध्ययन। ठीक, तो चाहे बहुत बड़े से बड़ी गैलेक्सी से लेके और बहुत छोटे से छोटे मिनिएचर पार्टिकल की बात करो है, तो उन सब का जब अध्ययन करेंगे तो उनको सेग्रीगेट करने के लिए हमने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया। जब हम स्थूल या बड़े में डिस्कस करेंगे तो वो जाएगा किस सेक्शन में? मैक्रोस्कोपिक। और छोटे को डिस्कस करेंगे तो वो किस में जाएगा? माइक्रोस्कोपिक में। मैक्रोस्कोपिक में हम लोग की जो चलती है वो जो फिजिक्स आती है, जैसे माइक्रो की बात करो तो आपको नाम पता होगा क्या? क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है। और अगर यहां बात करो मैक्रो के रिस्पेक्ट में, तो यहां पर जिसका यूज होगा उसको बोलेंगे हम क्या? क्लासिकल मैकेनिक्स। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपसे बात की थी कि हम यांत्रिकी पढ़ेंगे, और यांत्रिकी में सर मोशन देखेंगे या वेलोसिटी देखेंगे, बहुत सारी चीज़ें देखेंगे, फ्रिक्शन है, सर्कुलर मोशन है, या आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, या सेंटर ऑफ मास है, पढ़ते जाएंगे, एसएचएम है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जब उनको हम एज अ सिस्टम लेंगे, मतलब स्थूल वाली चीज़ आएगी, तो वहाँ पे हम फिजिक्स की जो स्टडी करेंगे वो किस टाइप से होगी? मैक्रोस्कोपिक। तो यहाँ पर अगर हम ब्रांच देखें जो हमने पहले ही लिखी थी, और वो ब्रांचेस में क्या क्या आ रहा था, तो सर सबसे पहले वही यांत्रिकी, है ना, इसी में न्यूटन आएंगे, बहुत सारी चीज़ें बताएंगे, लॉज ऑफ मोशन बताएंगे, आगे फर्दर आप देखेंगे। ठीक, यांत्रिकी। ऐसे ही मैंने आपको बताया था अभी क्या? प्रकाशिकी बताया था ना। ठीक है, फिर फिर यांत्रिकी के बाद मान लो तरंग ले लो आप, तरंगों में ही क्या ले लो? दोलन ले लो, है ना। यहीं पर जो मैंने आपको और बताया, इसी में बताया था ना फर्दर क्लासिफिकेशन, तो ये है या तरंग दोलन है। और आगे बढ़ जाओ आप, तो बहुत सारी चीज़ें हैं ना इसमें, तो मैक्रो बड़े लेवल पर। ठीक, चलो बस फर्दर आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे। और यहाँ पर जो देखना है तो वो टोटल रहेगी, बहुत सारी फिनोमेना आपने पढ़ी होंगी, जैसे आपने नाभ की संलयन पढ़ा होगा, नाभ की विखंडन पढ़ा होगा, रेडियो एक्टिविटी पढ़ी होगी, एटॉमिक फिजिक्स जिसको बोलते हैं, उसी में मतलब बहुत शॉर्ट रूप में हम जब चीज़ लेंगे उसका जब हम डिस्कशन करेंगे तो वो किस में जाएगा? माइक्रोस्कोपिक। ठीक, तो यहां पे मोटा मोटी आप लिख लो क्या? एटॉमिक फिजिक्स। ठीक, इसी में और आप अगर बढ़ा दो तो क्या था? थर्मोडायनामिक्स, ऊष्मा गतिकी। ठीक है, ऊष्मा गतिकी। ठीक, तो इन्हीं चीजों को हमको पढ़ना है आगे। ठीक, अब जो
आज जो हम शुरू करेंगे वो बेसिकली क्या है, यूनिट एंड डायमेंशन। ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको समझना है क्या, राशियां। और कौन सी राशियां, तो आप कहोगे सर भौतिक राशियां। ठीक, तो जिसको भी हम मीजर कर सकते हैं, सिंपल लैंग्वेज में आप समझो, जिस भी चीज को हम मीजर कर सकते हैं वो किस में जाएगा, तो फिजिकल क्वांटिटी में। अब फिजिकल क्वांटिटी को अगर हम फर्दर देखें तो एक को बोलते हैं हम मूल राशियां। क्या बोलते हैं, मूल राशियां, फंडामेंटल क्वांटिटीज। और दूसरे को क्या बोलते हैं हम, व्युत्पन्न राशियां। क्या बोलते हैं, व्युत्पन्न राशियां। ठीक, तो मूल राशियां हैं क्या, तो ऐसी राशियां जो इंडिपेंडेंट हो, स्वतंत्र हो, मतलब किसी और से मिलके ना बनी हो, तो ऐसी राशियों को क्या बोलते हैं, मूल राशियां, फंडामेंटल क्वांटिटी। आपने नाम सुना होगा 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज का। ठीक है, जैसे आप अगर कहो मूल राशियां, तो जैसे आप ले लो लंबाई ले लो, है ना। क्या लंबाई स्वतंत्र है, बिल्कुल स्वतंत्र है। ठीक है, मान लो आप द्रव्यमान ले लो, है ना। फिर आप समय ले लो, फिर आप विद्युत धारा ले लो, विद्युत धारा। नेक्स्ट की बात करो तो सब पदार्थ की मात्रा ले लो। ठीक है, फिर आप नेक्स्ट बात करो तो ज्योति तीव्रता की बात कर लो, है ना। अभी कितनी हुई, 1 2 3 4 5 6, ये 6 हुई ना, तो अभी इनमें से एक और बची हुई है, और वो क्या है, हम्म, हम्म, लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा, ज्योति तीव्रता। ठीक है, और ये क्या आती है, पदार्थ की मात्रा तो मूल, चलो ठीक है, एक और आती है अभी, ठीक है, याद आ जाती है। देखो ये, तो ये राशियां जो हैं ये क्या हैं, इंडिपेंडेंट, किसी पर डिपेंडेंट नहीं है। इस वजह से इन क्वांटिटीज को हम क्या बोलेंगे, फंडामेंटल क्वांटिटी। ठीक है, अब इनको हटाने के बाद या यहीं पर आप समझ लो 2 क्वांटिटियां और रहेंगी। जैसे आप एक जानते हो क्या, समतल कोण, है ना, समतल कोण। और दूसरे की अगर बात करो तो दूसरी वर्ड आती है क्या, घन कोण। तो जब इनको मीजर किया गया तो इनकी भी यहां जरूरत पड़ी। तो ये एक प्रकार से कॉम्प्लीमेंट्री हैं, किन राशियों की, इन राशियों को। इस वजह से इनको भी हमने कॉम्प्लीमेंट्री फंडामेंटल क्वांटिटी माना। जैसे आप कहो समतल कोण, ठीक, तो देखो बेसिक क्लासों में आपने पढ़ा है कि भाई अगर ये एक सर्किल है और यहां पर एक ये रेडियस है ये, तो इस कोण को हम लोग क्या बोलेंगे, समतल कोण, है ना। मतलब 2D, 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में एंगल की डेफिनेशन हमें पता है। ठीक, लेकिन अगर यही वृत्त मैंने कुछ फुटबॉल के जैसा ले लिया होता और उस फुटबॉल में कोई भी छोटा सा एरिया लेता, और वो छोटा सा एरिया, मान लो ये एरिया लिया, वो इस फुटबॉल के सेंटर पर जो एंगल बनाता, उसको हम कौन सा एंगल बोलते, सॉलिड एंगल। क्या बोलते, घन कोण। ठीक है, क्या बोलते हैं, सॉलिड एंगल। तो आपने कोण के बारे में पता होगा, आप कहोगे कोण बराबर क्या होता है, आर्क ऊपर रेडियस, चाप बटे त्रिज्या। ऐसे ही अगर सॉलिड एंगल की बात करो तो ये दिखाएगा ओमेगा से, और ये होगा डेल्टा ए अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, जैसे इस घन कोण का, ये तो आपको पता है भाई, लंबाई, हाँ हम जानते हैं, द्रव्यमान, ठीक है भाई, क्वांटिटी वाली, समय हम परिचित हैं, धारा सर आवेश चलेगा पर सेकंड समय में जो आवेश गुजरेगा। ठीक है, यहाँ पदार्थ की मात्रा सर मोल, ठीक है, वो अवोगाद्रो नंबर आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर एक टर्म आता है क्या, ये ज्योति तीव्रता। ठीक है, तो ज्योति तीव्रता को जब डिफाइन करोगे तो जैसे यहाँ पर ये ट्यूबलाइट जल रही है
उस ट्यूबलाइट से आप पर सेकंड एक यूनिट घन कोण से जो लाइट आ रही है उसको क्या बोलोगे? ज्योति तीव्रता। क्या बोलोगे? ज्योति तीव्रता। तो देखो, ये है फंडामेंटल क्वांटिटी, मूलभूत भौतिक राशियां। फिजिक्स में जितनी भी क्वांटिटियां बनेंगी वो सब किन से मिलके बनेंगी? इन्हीं से। अच्छा, तो अब इनको हम मापेंगे। तो किसी भी क्वांटिटी का एक स्पेसिफिक पोर्शन लेकर उसको हम मानक मान लेंगे और उसी मानक को मानते हुए हम इन चीज़ों को नाप लेंगे। जैसे मैंने कहा 5 मीटर आपको कपड़ा चाहिए, तो 5 मीटर के लिए हम मीटर मापना मानते हैं ना, उसी को 5 बार हम लोग लेके और क्या है, नाप लेते हैं, है ना। जैसे आपने कहा घंटा, तो आप जानते हो कि सेकंड वाली चीज रहती है, अच्छा, फिर मिनट, फिर आवर, ऐसे ही तो आता है ना। तो इनको व्यक्त करने के लिए हम जिनको यूज करेंगे उनको क्या बोलेंगे हम? ये मूल राशियां हैं, तो इनको जिससे व्यक्त करोगे उसको क्या बोलोगे? मात्रक। और चूंकि ये फंडामेंटल है तो वहां भी क्या आएगा? मूल मात्रक, है ना। तो कोई ना कोई इनकी एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगी और वो वैल्यू एक क्या रखेगी? मात्रक। जैसे आपको पता है लंबाई का मात्रक क्या होता है? आप कहोगे मीटर, ठीक है। द्रव्यमान का होता है, आप कहोगे किलोग्राम। समय का आप कहोगे सर सेकेंड। विद्युत धारा आप कहोगे सर एम्पियर, ठीक। आप कहोगे पदार्थ की मात्रा का कहोगे मोल। ज्योति तीव्रता आप कहोगे कैंडेला। समतल कोण आप कहोगे वही, ठीक है, रेडियन। ध्यान देना, क्या? रेडियन। और आप कहोगे सॉलिड एंगल का, तो आप कहोगे स्टे रेडियन, ठीक है। तो ये क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटियां। और इन्हीं से सब की सब क्वांटिटियां बनेंगी और उन क्वांटिटी को हम बोलेंगे क्या? डिराइव्ड क्वांटिटी। क्या बोलेंगे? डिराइव्ड क्वांटिटी, ठीक है। इसमें से जो ये है ना 7th वाली, क्या बचा है इसमें? ताप, ठीक है, हीट, ताप, टेम्परेचर, है ना। तो ताप का क्या है मात्रक? केल्विन। क्या है? केल्विन, ठीक। ये तो हुई फंडामेंटल। अच्छा, अब कोई भी क्वांटिटी ले लो जो आपने सुनी हो, ठीक। जैसे शॉर्ट में आपने सुना होगा, मान लो क्षेत्रफल ही ले लो, ठीक। या इसी के आगे बढ़ो तो भैया आप सर आयतन जानते हैं, है ना। फिर सर हम वेग पढ़ते हैं, है ना। फिर संवेग लेते हैं, हम्म। फिर सर मान लो हम बल देखते हैं, हम्म। फिर कार्य देखते हैं, फिर आवेग देखते हैं, ठीक। फिर सर ऊर्जा देखते हैं। अब ऊर्जा सर कार्य का ही रूप है, तो ऊर्जा में भी अलग अलग लेते हैं। गतिज, क्या लेते हैं? गतिज ऊर्जा, फिर क्या लेते हैं हम? स्थितिज ऊर्जा। तो अगर इन सबको आप ध्यान से देखो, तो अगर क्षेत्रफल की आप बात करो तो कोई भी क्षेत्रफल आप ले लो, मान लो इसी कमरे के फर्श का क्षेत्रफल लेना, आप कहोगे क्षेत्रफल में क्या आता है? लंबाई और चौड़ाई। तो अगर मैं लिखना चाहूं तो यहां मैं लिख दूं लंबाई, यहां मैं क्या लिख दूं? चौड़ाई। तो तुम मुझे बताओ, क्या क्या ये दूरी, क्या ये दूरी और ये भी दूरी नहीं है? है ना। तो बताओ ये क्षेत्रफल जो है ये फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलके ही तो बना। अच्छा, आयतन की बात करो, सर आयतन में भी हम क्या लेते हैं? लेंथ, ब्रेथ और हाइट। तो तुम मुझे बताओ, क्या यहां पर भी हम लंबाई नहीं ले रहे हैं? सबको हम इंची टेप से ही तो मापेंगे। तो बताओ ये आयतन किन से मिलके बना है? लेंथ से, ब्रेथ से और हाइट से। और ये है क्या? तो लंबाई ही है। अच्छा, सर वेग, वेग आप कहोगे सर विस्थापन की दर को हम वेग कहते हैं। अब
नाम आया विस्थापन। तो देखो विस्थापन के साथ एक और नाम आता है जिसको बोलते हैं हम दूरी। ठीक, तो कोई भी बॉडी है, कोई भी पार्टिकल है, अगर वो मान लो ऐसे चला, ठीक, ऐसे चला, तो पूरा जो पाथ उसने चल दिया, उस पाथ की जो डिस्टेंस होगी उसको हम क्या बोलेंगे? दूरी। किसी वस्तु द्वारा संपूर्ण चले गए पथ की जो लंबाई है उसको हम क्या बोलेंगे? दूरी। लेकिन अगर विस्थापन की बात करो तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, न्यूनतम दूरी बिटवीन इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट। ठीक है, किसी भी वस्तु द्वारा जो चली गया पथ है ना, उसका प्रारंभिक और अंतिम जो बिंदु है उनके बीच की जो न्यूनतम दूरी है, उस दूरी को हम क्या बोलते हैं? विस्थापन, है ना। ठीक है, तो देखो पहली आई बात किसकी सर? वेग की। तो आप कहोगे विस्थापन अपॉन समय। ठीक है, आप कहोगे चेंज, समय के साथ साथ विस्थापन में जो चेंज है उसको हम क्या बोलेंगे? वेग। अच्छा सर, एक और क्वांटिटी आती है जिसको हम बोलते हैं स्पीड या चाल। तो इससे भी आप अवगत हो। ठीक है, समय के साथ साथ जो दूरी में परिवर्तन, समय के साथ साथ विस्थापन में परिवर्तन, और जब परिवर्तन लेंगे तो हम या तो डी बाई डी टी, ऐसे समय के साथ साथ जो क्वांटिटी चेंज होगी, या डेल अपॉन डेल टी। ठीक है, आप इसको बस समझे भर रहो, यहां टेक्निकलिटी में तो जाना नहीं है। ठीक है, तो देखो अगर हम चाल की बात करेंगे, आप कहोगे समय के साथ साथ दूरी में परिवर्तन, दूरी को परिवर्तन को मैं डेल्टा एक्स ले लूं और समय के परिवर्तन को डेल्टा टी ले लूं, तो ये किसको शो करेगा? चाल को। अच्छा, इतनी बात आई। अब बताओ मुझे, विस्थापन जो है वो दूरी ही तो है, और अगर दूरी है तो आप मुझे बताओ उसमें लंबाई यूज नहीं होगी? होगी ना। तो देखो ये तो फंडामेंटल, और समय भी क्या है? फंडामेंटल। बात समझ में आई? अच्छा, अब बात करो संवेग। तो संवेग को हम बोलते क्या है? मोमेंटम। क्या बोलते हैं? मोमेंटम। इसको शो करते हैं पी से, और पी होता है एम इंटू वी, मतलब मास, फंडामेंटल क्वांटिटी। लेकिन वेलोसिटी को फिर से आप ब्रेक करोगे तो विस्थापन की दर को ही हम वेग बोलते हैं। तो अगर मैं इसको तोड़ना चाहूं तो ये m, और विस्थापन को अगर मैं x लिख दूं और समय को मैं t लिख दूं, तो ये तीनों क्वांटिटियां, दैट इज m, x और t, ये क्या है? तीनों की तीनों फंडामेंटल क्वांटिटी। अच्छा सर, बल, आप जानते हो बल की तो डेफिनेशन, बल वह बाह्य कारक है ना, कोई एक्सटर्नल एजेंट है जो किसी वस्तु की स्थिति को परिवर्तित कर दे या परिवर्तित करने की कोशिश करे, उसको हम क्या बोलते हैं? बल। क्या बोलते हैं? बल। तो अब मुझे बताओ, नाइन्थ में आपने F बराबर m ए तो सुना होगा, और a अगर बताओ तो क्या है? एसेलरेशन। तो विस्थापन की दर को, विस्थापन की दर को हम बोलते हैं वेग, और वेग परिवर्तन की दर को हम क्या बोलते हैं? त्वरण। गाड़ी से हम 20 की स्पीड में चल रहे थे, एसिलरेटर ले लिया तो 20 से क्या हो गया? 40। तो समय ड्यूरेशन चेंज हुआ, वेलोसिटी में परिवर्तन हुआ, मतलब हम एसिलरेट कर गए। सामने से कोई चीज देखी, हमने स्पीड 60 से ब्रेक लगा के कम कर दी, तो बताओ हमने उसी को क्या कर दिया? डिसएलरेट। उसको क्या बोलेंगे हम? मंदन। तो चेंज इन वेलोसिटी, किस में? समय गुजरने, यानी चेंज इन वेलोसिटी और चेंज इन टाइम, इनको जो बोलेंगे वो क्या होगा? त्वरण। कम करने को क्या बोलेंगे? मंदन। तो मुझे बताओ, अगर F बराबर एम ए है और m मैंने मास लिखा, और a को आपने बताया सर चेंज इन वेलोसिटी और चेंज इन टाइम, और अगर मैं फिर से इसको देखूं, फिर से इसको देखूं, या शॉर्ट में आप ऐसे अगर लिख लो और वेलोसिटी को फिर से ब्रेक कर दूं, तो बताओ ये विस्थापन की दर हुआ ना। तो बताओ, मास द्रव्यमान, x सर विस्थापन, दूरी, लंबाई, समय, और यहां भी समय। तो देखो ये क्वांटिटी भी
वही 7 फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलके ही तो बनी। ऐसे ही बढ़ते जाओ तो सर कार्य क्या है, आप कहोगे बल गुणा विस्थापन। ठीक, अब ये डॉट क्रॉस आएंगे वेक्टर में, हम डिस्कस करेंगे। तो ये कार्य भी क्या है, तो आप कहोगे फोर्स, मैंने इतना लिखा था फोर्स। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा, और देखो ये एस भी क्या है, विस्थापन। तो मुझे बताओ, मास, टाइम और यहां दूरी आ रही, ये भी क्या है, व्युत्पन्न, है ना। उत्पन्न हो रही ना किससे, फंडामेंटल क्वांटिटियों से। अच्छा, ऐसे ही क्या है, बहुत शॉर्ट समय के लिए बहुत प्रचंड फोर्स यदि काम करे तो उसको क्या बोलोगे, आवेग। इसको क्या बोलोगे, इम्पल्स। क्या बोलोगे, इम्पल्स। और इम्पल्स क्या होगा, एफ इंटू डेल्टा टी। बहुत अति सूक्ष्म समय के लिए कोई फोर्स काम करे, जैसे बॉल पड़ी बल्ले पर, टच करते हुए कहाँ 6 पे पहुंची, तो बहुत कम समय में ही तो पड़ी, हथौड़ा लिया और इस दीवार में मारा, बहुत अल्प समय सूक्ष्म समय के लिए ही तो वो फोर्स यूज किया, वो क्या है, इम्पल्स। जैसे एग्रेसिव होते ना कभी, वो क्या है, इम्पल्स। भैया आवेग में मत आओ, शॉर्ट समय में आवेग में मत आओ। ठीक, अच्छा, वैसे ही यहां ऊर्जा, ऊर्जा कार्य का रूप है। अब अच्छा मैं आपसे कह दूं, एक वर्ड आता है शक्ति, है ना। अब यही क्वांटिटियां आती जाएंगी, आपको करना क्या है, यहां अगर मैं क्वांटिटी ही लिखूं तो अकेली फर्स्ट पार्ट की फिजिक्स में ही लगभग 100 क्वांटिटियां हैं, है ना। तो अब उन्हीं को लिखें तो पूरा लेक्चर खत्म हो जाएगा। सुन लिया, फंडामेंटल से ड्राइव्ड हो रही हैं, हाँ व्युत्पन्न। अब जैसे जैसे अब ऊर्जा कितनी भी टाइप की आ जाए, तो ऊर्जा का अगर मैं आपसे मात्रक कहूं, आप कह दोगे जूल। क्या कह दोगे, जूल। लेकिन वो है किस पद्धति का मात्रक, आप कह दोगे सर सिस्टम, एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस और एसआई। तो एसआई सिस्टम में मात्रक कार्य का या ऊर्जा का क्या है, जूल। ठीक, देखेंगे आगे। ऐसे ही देखो गतिज, तो किसी वस्तु की गति के कारण जो ऊर्जा होती है वो क्या होती है, गतिज ऊर्जा। वैसे ही किसी वस्तु की स्थिति के कारण जो ऊर्जा होती है उसको स्थितिज ऊर्जा। जैसे ये पेन है, ठीक है, यहां से अगर मैंने गिराया कम, थोड़ा सा और हाइट से गिराया तो ज्यादा लगेगा ना। ऐसे ही हमने धनुष लिया, धनुष की जो धागा है ना प्रत्यंचा, उसको खींचा, खींचने के बाद उसमें बाण लगा के छोड़ा, तो देखो खींचने में ऊर्जा संचित हो गई, स्थिति। ऐसे ही गुलेल, गुलेल के उसको रबड़ को मैंने खींचा। ऐसे ही आप स्प्रिंग ले लो, तो ये सब क्या है, स्थिति की वजह से ऊर्जा जो क्या हो रही है, संचित। अब मुझे बताओ, अगर आपने उस स्प्रिंग को खींचा या उस धागे को खींचा तो आपने काम ही तो किया। तो कार्य ऊर्जा का ही एक रूप है, इसको आप याद रखो। ठीक है, चलो। अब कितने भी टाइप की ऊर्जा हो, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा हो, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा हो, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा हो, हर टाइप की ऊर्जा में हम वही जूल वाली चीज को लेके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है। तो अगर मैं आपसे कहूं ऊर्जा, आप कहोगे कार्य का ही एक रूप, तो भैया इसी को हमने ये लिख दिया, और आप ही ने बताया फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक, अच्छा। अब बात आई शक्ति या सामर्थ्य की, तो एनर्जी, सॉरी, पावर से आप क्या समझते हो, तो कार्य करने की दर। क्या दर, तो दर जहां आ जाएगी मतलब जो समय है वो कहां आएगा, नीचे। विस्थापन की दर, v अपॉन टी, सॉरी एक्स अपॉन टी। वेग परिवर्तन की दर, v अपॉन टी। जहां दर होगी वहां पे आप कहोगे समय कहां आएगा, नीचे, है ना। जैसे आप कहोगे आवेश प्रवाह की दर को ही हम विद्युत धारा बोलते हैं। तो जहां दर आएगी वहां पर टी कहां आएगा, नीचे। ये सब जो क्वांटिटियां आपको दिख रही हैं, ये कैसी क्वांटिटियां हैं, डिराइव्ड क्वांटिटी। क्योंकि ये किन से बनी है, मूलभूत भौतिक भौतिक राशियों से, जो कितनी है, 7। ठीक है, अच्छा। अब ये तो बहुत सारे आते जाएंगे, हम फर्दर डिस्कस करते जाएंगे। ठीक है, अच्छा। अब देखो, मैंने आपसे कहा यहीं पर एक और चीज आती है जिसको बोलते हैं हम डायमेंशन। क्या बोलते हैं, डायमेंशन।
तो कभी कभार जैसे बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन है ना, तो वहाँ पे टेक कम पूछते हैं और साइंस ज़्यादा पूछते हैं, और साइंस की जो वैल्यू है वो लगभग 20 से 25 क्वेश्चन है। तो हम साइंस के टॉपिक को हल्के में बिल्कुल नहीं ले सकते, ठीक है। चलो, तो अगर मैंने आपसे बात कही किसकी, डायमेंशन की, जिसको हम बोलते हैं क्या, विमा, क्या बोलते हैं, विमा, ठीक। तो आपको पता है हम राशि, अब ए बी सी डी ही तो हम सीखते नहीं रहेंगे, हम तो ए फॉर अब एरोप्लेन जानते हैं और ए फॉर एस्ट्रोनॉट जानते हैं, और हर एक जो शब्द बन रहा है उनमें यूज किसका हो रहा है, ए बी सी डी का। वैसे ही यहां पर जितनी क्वांटिटियां फिजिक्स में होंगी वो सब बनी होंगी फंडामेंटल क्वांटिटी से, और अगर बनी है तो वो कैसी हैं, डिराइव्ड क्वांटिटियां। तो मैं जितनी भी राशियां लूंगा वो बनी किससे होंगी, तो आप कहोगे फंडामेंटल क्वांटिटियों से बनी होंगी ना। तो जब हम इनको रिप्रेजेंट करेंगे, कह लो डिराइव्ड को, तो आपको पता है डिराइव्ड किससे मिलके बनी है, फंडामेंटल से बनी है ना। तो हम जब उनके मात्रक को लिखेंगे, जैसे मैंने आपको बताया, ये बताया ना, एम के एस ए सी डी मोल और केल्विन, बताया ना। लंबाई का मात्रक मीटर, मास का मात्रक द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड, धारा का एम्पियर, ज्योति तीव्रता का कैंडेला, पदार्थ की मात्रा का मोल और टेम्परेचर का केल्विन, ठीक। तो इन्हीं को हम शॉर्ट में अब कुछ ऐसे लिखेंगे, ठीक। तो जो भी डिराइव्ड क्वांटिटियां हैं वो मिलके किससे बनी है, फंडामेंटल। तो फंडामेंटल को हम इनसे निर्धारित करने के बाद इन पर जो पावर चढ़ाते हैं, डिराइव्ड क्वांटिटी किसके रिस्पेक्ट में, फंडामेंटल क्वांटिटी, तो फंडामेंटल क्वांटिटी पर जो पावर चढ़ाते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, विमा। क्या बोलते हैं, विमा। जैसे आप समझ लो, आपसे मैंने कहा सर शुरुआत कर लो क्षेत्रफल से, किससे, क्षेत्रफल से, ठीक है। तो आप कहोगे आपने बताया लंबाई और आपने बताया चौड़ाई, ठीक। और लंबाई को मैं किससे रिप्रेजेंट करता हूं, आप कहोगे एल, और चौड़ाई को भी करते किससे रिप्रेजेंट है, लंबाई, दूरी, आप कहोगे सर एल से। तो बताओ यहां ये जो एल है ये कितने हो गए, तो समझ गए। अच्छा, जैसे मैंने कह दिया लो आयतन, आप कहोगे वही लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ठीक। तो आप कहोगे वही 3L ले लो, तो सर ये, ठीक है। फंडामेंटल लिख दिया, उन पे जो पावर चढ़ाई। जैसे आप बल देख लो, बल, आप कहोगे सर बल F, आप कहोगे M और कहोगे A, कहोगे ना। अच्छा, ये तो फंडामेंटल था, ठीक है भाई, M को डिब्बे में बंद कर लो। क्या त्वरण आप सीख गए हो, आप कहोगे विस्थापन की दर को वेग बोलते हैं और वेग की दर को त्वरण बोलते हैं। अच्छा मुझे बताओ, ए को क्या मैं v/t लिख दूं, अभी तो सर फंडामेंटल नहीं बना, लेकिन हाँ टी यानी कि समय फंडामेंटल बन गया। तो एम लिखाइए, टी लिखाइए, और अब मुझे बताओ क्या ये फंडामेंटल है, नहीं। तो मुझे बताओ v यानी वेलोसिटी को मैं x/t लिख दूं, x सर दूरी, और दूरी मतलब लंबाई वाली चीज, और लंबाई को x/t की जगह क्या मैं कुछ ऐसे लिख दूं, l, और क्या लिख दूं मैं, t, ठीक। तो मुझे बताओ m, l और t, और ये 2t थे ना, ऊपर जाके क्या हो गए, माइनस। कहने का मतलब ये है कि जो बल है ना, तो बल में L यानी कि लंबाई की विमा कितनी है, आप देख के बता दोगे पावर 1। मास यानी द्रव्यमान की विमा क्या है, आप कह दोगे 1। समय की विमा कितनी है, तो कह दोगे -2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, मैं कह दूं मास, समय और दूरी, इनकी जो विमाओं का योग है वो कितना है, आप कह दोगे 2 तो ये है और 1 ये है। तो अगर टोटल जोड़ दो डायमेंशन को
तो वो कितना आ जाएगा, 0। ठीक है, कितना आ जाएगा, 0। अब इसी के आगे जितनी भी क्वांटिटियां हैं, चाहे वो आपका वेग ले लो, चाहे वो आपका चाल ले लो, संवेग ले लो, ऊर्जा ले लो, कार्य ले लो, प्रत्यास्थ ऊर्जा ले लो, सबकी डायमेंशन आप निकाल लोगे, है ना। डीप में हमको जाना नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डायमेंशन का क्वेश्चन तो नहीं आएगा। हाँ, आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक, जैसे एक और देख लो, मैंने आपसे कह दिया मान लो कार्य, आपने कह दिया सर वर्क, तुरंत हमने स्विच कर लिया किस पर, कार्य बराबर आपने बताया था बल और विस्थापन। अच्छा, विस्थापन वही दूरी, और दूरी मतलब वही लंबाई। अच्छा, तो इसको तो मैं L लिख सकता हूं, और अभी आपने F बराबर पढ़ाया m इंटू ए। एम तो सर मूल था, ए को मैंने V/T लिखा, और L को ऐसे ही छोड़ दिया। m को ब्रैकेट, L को डिब्बे, V को क्या मैं x/T लिखूं, और T ऑलरेडी है। अब मुझे बताओ, ये सारे के सारे ML T-2 साथ में, समझ में आई बात। देखो, इस x को डायमेंशन के रूप में मैंने L लिखा, m गया ये L पे पावर 2 और T पे पावर -2, है ना। अच्छा, मैंने कह दिया ऊर्जा, किसी टाइप की ऊर्जा, तो ऊर्जा कार्य का ही एक रूप है, तो हमेशा किसी टाइप की ऊर्जा होगी, उसका जो डायमेंशन आएगा वो क्या आएगा, ML2T-2। ठीक है, बेसिक जानकारी आपको डायमेंशन की हो गई। ठीक है, अच्छा, अब देखो, अब ये जो क्वांटिटियां हैं ना, इनको भी हम इनको भी हम 3 पार्ट में बांटते हैं। थर्ड पार्ट का आपके लिए कोई यूज नहीं है, तो केवल आप उसको सुन के स्किप कर लेना। ठीक, जैसे जो क्वांटिटियां हैं उनको अगर हम डिवाइड करें, तो पहली आती है वेक्टर। क्या आती है, वेक्टर। दूसरी आती है क्या, स्केलर। और जो थर्ड आती है वो क्या आती है, टेंसर। ठीक है, इसको बोलते हैं हम सदिश, इसको बोलते हैं अदिश, और इसको बोलते हैं क्या, प्रदिश। ठीक, तो इसका यहां यूज नहीं है, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में ही हम इनको डिफाइन करते हैं। तो आप इतना समझो कि क्वांटिटियों को फर्दर हम 2 पार्ट में ब्रेक करेंगे। पहला होगा अदिश और दूसरा होगा सदिश। तो देखो, नाम ही दिखा रहा, सदिश मतलब दिशा भी हो। किसी भी क्वांटिटी में यदि परिमाण यानी कि मान, जो मान है, आंकिक वैल्यू है, उसके साथ साथ दिशा की भी जरूरत हो, तो वैसी क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं, सदिश। और यदि किसी क्वांटिटी या किसी राशि में, है ना, क्या हो, केवल और केवल मान, परिमाण ही हो, दिशा की आवश्यकता ना हो, तो वैसी क्वांटिटी क्या कहलाएगी, स्केलर। जैसे अब आप समझो, मैंने आपसे कह दिया द्रव्यमान, है ना, तो द्रव्यमान 5 किलो है, 50 किलो है, यहां पर क्या मुझे दिशा की आवश्यकता पड़ती है, नहीं पड़ती। अच्छा, अभी आपने बताया था सर क्या, चाल, तो बताओ, चाल तो दूरी की दर, है ना, और दूरी यानी जो डिस्टेंस हम माप रहे थे वो कैसा था, पूरे पाथ की लंबाई। तो जो गाड़ी चलती है, जो गाड़ी चलती है, तो जो ओडोमीटर बढ़ता है ना, 20, 30, 50, तो वो मुझे क्या देता है, क्या देता है, चाल। तो चाल भी कैसी है, अदिश। कैसी है, अदिश। ऐसे ही फर्दर आगे हम बढ़ेंगे, तो जहां पर भी परिमाण यानी वैल्यू के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होगी, उनको क्या बोलेंगे हम, वेक्टर क्वांटिटी। जैसे वेक्टर, तो मैंने कहा परिमाण और उसके साथ साथ क्या, दिशा। ठीक है, लेकिन यहां परिमाण तो होगा, बट दिशा की आवश्यकता नहीं होगी। इस वजह से इनको क्या बोलेंगे, स्केलर। जैसे आप नॉर्मल मुझे बता दो, विस्थापन, आप कहोगे सर क्या है, सदिश, क्योंकि दिशा पे जा रहे हैं ना हम लोग। ठीक, अच्छा, सर वेग, आप कहोगे विस्थापन की दर है ना, इस वजह से क्या है, सदिश। मैंने कह दिया सर बल,
आपने कह दिया क्या है, सदिश। सर बात कर लो संवेग की, सदिश। आवेग की, सदिश। ऐसे ही जहां दिशा की जरूरत, परिमाण की जरूरत, सदिश। जहां परिमाण है, दिशा नहीं है, अदिश। ठीक। फिर दो चीजें आती हैं जो एग्जाम पर्सपेक्टिव में पूछी जाती हैं कि विद्युत धारा कैसी राशि है, इलेक्ट्रिक करंट कैसी राशि है। तो इलेक्ट्रिक करंट, क्योंकि भाई दिशा भी रहती है और वैल्यू भी रहती है, 10 एम्पियर, 5 एम्पियर, माइक्रो एम्पियर रहती है ना। तो बताओ, तो आप कहोगे चाहे इलेक्ट्रिक करंट की बात करो, चाहे कोण की बात करो, ध्यान देना, कोण की बात करो, तो करंट दिशा और परिमाण होने के बावजूद भी अदिश ट्रीट करते हैं। क्यों? क्योंकि एक वेक्टर का लॉ होता है जिसको बोलते हैं समांतर चतुर्भुज के योग का नियम, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। ठीक है, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन के रूल को फॉलो नहीं करता है इलेक्ट्रिक करंट। इस वजह से दिशा के साथ साथ परिमाण होने के बावजूद भी हम धारा को कैसा लेते हैं, अदिश। क्या लेते हैं, अदिश। ठीक। ठीक, जैसे तुमसे कहा देखो ये 5 एम्पियर करंट था और ये मान लो 8 एम्पियर करंट था। तो इस पॉइंट पर रिजल्टेंट जो आएगा वो कितना आएगा, 13 एम्पियर करंट। ठीक है। अच्छा सर इसको थोड़ा सा आप और फैला दो, मान लो अगर ये एंगल कितना था, θ1, तो अगर अब θ2 कर दो और इधर करंट और इधर करंट बहाओ, तब भी इस करंट का मान चेंज नहीं होता। मतलब थीटा पर डिपेंडेंट नहीं है ये वायर और ये, जबकि जो वेक्टर जो एडिशन रूल आता है ना, वो ये कहता है, क्या कहता है, कि जो रिजल्टेंट आप 13 निकाल रहे हो वो कुछ ऐसा निकलता है। फर्स्ट वायर ए स्क्वायर, सेकेंड वायर बी स्क्वायर, साथ में 2ab और कॉस थीटा। समझे? तो अगर यहां पर अगर ये वैल्यू कितनी थी 60, तो आप कॉस 60 रखोगे, और यहां वैल्यू कितनी थी, मान लो 30 कर दो, तो यहां वैल्यू रखोगे। तो ये तो चेंज आना चाहिए, लेकिन चेंज नहीं आता है। इसका मतलब वेक्टर लॉ का जो एडिशन है उसका पालन धारा नहीं करती है। इस वजह से हम धारा को क्या लेते हैं, अदिश। क्या लेते हैं, स्केलर क्वांटिटी। इसको आपको याद रखना हो रखो, ना रखना हो केवल रखो दिमाग में। ठीक। क्योंकि देखो पूछ लेता है, अभी हम मैकेनिक्स में देखेंगे भी कि दो वेक्टर हैं, उनका जो रिजल्टेंट या जो परिणामी है वो अधिकतम कब होगा। दो परिणामी हैं, दो वेक्टर हैं, उनका न्यूनतम मुझे कब मिलेगा। ठीक। या वो कह देगा दो वेक्टर हैं और वो कितने पे काम कर रहे हैं, 90 डिग्री पर, तो उनका परिणामी क्या होगा। तो जब भी अधिकतम और न्यूनतम वेक्टर के केस में दिया हो, तो आप इस चीज से तो फैमिलियर होंगे ना, कॉस थीटा, है ना। तो कॉस थीटा की आपको वैल्यू भी पता होगी, नहीं पता तो केवल याद करके चल लो। एक होती है 0 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 60, ये 45 ले लो, 45, 60 और 90। कॉस 0 1 होता है, कॉस 30√3/2, 45 होता है 1/√2, कॉस 60 हाफ और कॉस 90 0। बस साइन इसका अपोजिट हो जाता है। ठीक। तो बताओ अधिकतम चाहिए, मतलब कॉस की वैल्यू कितनी हो यहाँ पे, अधिकतम। अच्छा अब अगर अधिकतम है तो वो कॉस की अधिकतम वैल्यू 0 डिग्री पर ही तो होगी। और 0 डिग्री का मतलब समझते हो, एक वेक्टर और उसी के ऊपर ओवरलैप करता हुआ दूसरा वेक्टर, बीच का एंगल कितना है, 0। ठीक है। तो बताओ आर मैक्सिमम अगर मैं चाहता हूं तो कितना हो जाएगा, यहां मैक्सिमम वैल्यू भर दो, कितनी, 1, तो कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और साथ में 2ab। समझे?
और ये एक्चुअली में लिखा क्या है, तो आप कहोगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, और रूट से बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी। ठीक है। अच्छा सर, न्यूनतम अगर मुझे रिजल्टेंट चाहिए हो दो सदिशों का, आप कहोगे न्यूनतम के लिए थीटा की वैल्यू न्यूनतम और थीटा की वैल्यू न्यूनतम देख के बताओ कहाँ है, जीरो पर। कहाँ है, जीरो पर। अच्छा, अब अगर आप जीरो रखोगे तो यहां पर समझ रहे हो ना, ये जीरो पूरे को खा लेगा, तो जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, सॉरी, अब क्या है ना, कॉस की वैल्यू माइनस, जैसे ग्राफ देखो तो कॉस का जाता है ऐसे, कुछ जाता है ये ऐसे। ठीक, तो जो न्यूनतम है अब वो -1 रहती है ना, तो -1 अगर रहेगी तो यहां पर आप देखोगे आर मिनिमम। ठीक, तो बताओ -1 अगर रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab, और यही a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला है ना, तो क्या हो जाएगा a माइनस के b, है ना। अब अगर वो कहे दो वेक्टर 90 पे हो, निकाल लोगे, 90 भर देना, जीरो, कितना आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, 60 पर दिया हो, वैल्यू भर लेना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक, अब इन्हीं में वो डेटा चेंज कर देगा, कहेगा यदि दो वेक्टर हैं, दो सदिश हैं और उनके जो परिमाण हैं वो बराबर हैं, अगर एक का a है तो दूसरे का भी a है, तो अधिकतम मान जो परिणामी वेक्टर का होगा वो कितना होगा। ठीक, पहले आप ये फॉर्मूले को रिकॉल करोगे, अधिकतम के लिए थीटा की वैल्यू 1 करोगे, जो आएगा वो a प्लस बी आएगा। अब दोनों के जो परिमाण हैं वो क्या हैं, समान, तो a और b की जगह भी कितना रख दोगे, a, तो कितना आ जाएगा 2a, कितना आ जाएगा 2a। समझ में आई बात। अब न्यूनतम चाहिए है r, और वेक्टर जो है उनके परिमाण क्या हैं, बराबर। आप क्या जानते हो, a माइनस बी, परिमाण अगर बराबर हैं तो बताओ a में से b की वैल्यू a ही रख दूंगा, तो बताओ कितना आ जाएगा, जीरो। अगर 90 पर काम कर रहे होंगे तो सर 90 इस पूरे टर्म को हटा देगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और चूंकि रूट में है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यही हो जाएगा 2a स्क्वायर और a रूट 2। ठीक, तो बेसिक जानकारी आप समझो, विद्युत धारा से चले थे और यहां पर चीजें आ गई थी। ठीक है। अच्छा, इतनी बात आपको समझ में आ गई, सदिश क्या है, अदिश क्या है, चार ऑप्शन दिए रहेंगे, आप बता ले जाओगे कि सदिश कौन सी है और अदिश कौन सी। ठीक है। अच्छा, अब सदिश या अदिश को हम आगे देखेंगे बहुत डिटेल में कि सदिश गुणन क्या है, अदिश गुणन क्या है ना, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट क्या है। ठीक, यहां पर हम एक छोटी सी चीज देख लेते हैं पहले, जो आपके फिजिक्स में ही यूज है। देखो, जो पूरी की पूरी सराउंडिंग है ना हम लोग की, उस सराउंडिंग में जो डिफरेंट टाइप के फोर्सेस हैं उनको कैटेगरी वाइज कितने पार्ट में बांटा गया है, चार पार्ट में। कितने पार्ट में, चार पार्ट में। तो देखो, पहला जो फोर्स है ना, उसको हम लोग बोलते हैं गुरुत्वीय बल। क्या बोलते हैं, गुरुत्वीय बल। ठीक, दूसरा जो फोर्स है उसको बोलते हैं वैद्युत चुंबकीय बल। ठीक है, थर्ड को बोलते हैं हम प्रबल नाभिकीय बल, नाभिकीय बल। और चौथे वाले को बोलते हैं हम दुर्बल नाभिकीय बल। ठीक, कभी कभार पूछ लेता है कि अगर एक्सचेंज होता है इन बलों के दौरान किसी चीज का, तो वो कौन कौन होते हैं। ऑप्शन दे देगा मेसॉन, बोसॉन, आपको दे देगा ग्रेविटॉन, या कह देगा फोटोन। तो ये बल आपको पहले आने तो चाहिए।
पूछता है हल्का या दुर्बल बल कौन सा है, सबसे पावरफुल बल कौन सा है, या कह देगा ये जो चार बल हैं इनका बढ़ता हुआ क्रम लगाओ, कह देगा इनका घटता हुआ क्रम लगाओ। कभी पूछ लेगा इन बलों में जो परास या रेंज है वो कम कहाँ होगी, कम कहाँ पर होगी और ज़्यादा। जैसे अगर इसकी बात करो तो ये इफेक्टिव कब रहेंगे, ये इफेक्टिव कब रहेंगे, ठीक। तो इनके बारे में आप समझ लो। देखो कभी भी मास वाली चीज आएगी तो प्रकृति में जहां भी मास है तो कोई भी अगर दो मास या द्रव्यमान को आप लेंगे तो हमेशा उनके बीच में एक बल काम करेगा, जिस बल की जो प्रवृत्ति है वो आकर्षण की ही होगी। किसकी होगी, आकर्षण की। तो इस जो बल की बात करो, इसी बल को हम क्या बोलेंगे, गुरुत्वीय बल। क्या बोलेंगे, गुरुत्वीय बल, ठीक है। इसी बल को हम अगर लिखना चाहेंगे तो एफ ग्रेविटेशनल फोर्स, और ये हमें जो दिया था वो न्यूटन ने दिया था अपने एक रूल में जिसको बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण नियम। किसका, न्यूटन का। और वो कहता है ये जो बल है ना वो मास यानी m1 और दूसरा पार्टिकल मास m2 और उनके बीच की डिस्टेंस r के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता। तो अगर प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो कांस्टेंट लगाएंगे, उसी कांस्टेंट को हम बोलते हैं जी। क्या बोलते हैं, जी। और इसी को बोलते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। मतलब जी की जो वैल्यू है वो कभी भी चेंज नहीं होती है। तो अगर मैं यहीं आपसे कहूं कि जो कांस्टेंट है, जैसे आपने सुना होगा चंद्रमा पर जो जी है वो पृथ्वी का g/6 है। तो आप मुझे कहोगे सर ये भी कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है, लेकिन यहां ये यूनिवर्सल है क्योंकि इसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती। ठीक, बात समझ में आई। तो ये जो है ये सबसे दुर्बल बल है, इन चारों में सबसे दुर्बल बल ये है। इसकी प्रॉपर्टी क्या है, आप कहोगे सर ये बल आकर्षण है, हमेशा आकर्षण। ठीक है। फिर आप बात करोगे वैद्युत चुंबकीय बल, तो यहां पर मिक्सिंग है विद्युत, और विद्युत जहां भी बात करोगे वहां पर आवेश आएगा, और धारा की बात करोगे मतलब आवेश मूव करेगा। तो कभी भी आवेश मूव करेगा। अब आप कहोगे आवेश, तो सर आवेश टू टाइप, पहला धनावेश और दूसरा ऋणावेश। आप कहोगे सर मतलब, आप कहो जैसे सोडियम धातु है सर, ये इसमें क्रमांक 11 है, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा। तो अच्छा मुझे बताओ इस पर कैसा आवेश आएगा, Na+। इलेक्ट्रॉनों का त्यागना क्या है, धनावेश, और इलेक्ट्रॉनों का लेना क्या है, ऋणावेश। तो आप कहोगे Cl 17 होता है, और इसको अगर हम ब्रेक करें 2, 8 और 7 में, तो ये एक इलेक्ट्रॉन कौन ले लेता है, ये। तो ये क्या हो जाता है, Cl- होता। तो आवेश अभी समझो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अच्छा, कभी भी जब आवेश मूव करेगा तो सर वो एक चुंबकीय क्षेत्र बनाएगा, और उस चुंबकीय क्षेत्र में यदि कोई आवेश आएगा तो उस पर एक बल काम करेगा जिसको बोलेंगे चुंबकीय बल। क्या बोलेंगे, चुंबकीय बल। तो ये जो एसोसिएशन है इसी पूरे को बोलते हैं वैद्युत चुंबकीय बल। क्या बोलते हैं, वैद्युत चुंबकीय बल। इसके रिस्पेक्ट में ये काफी ज्यादा मजबूत होता है ना। अच्छा, अब बात करो प्रबल नाभिकीय बल। नाम से समझ में आ रहा है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर मतलब नाभिक वाली चीज होगी। तो आपको तो पता है भाई कि पदार्थ जो है वो किससे मिलके बना है, आप कहोगे परमाणु। और परमाणु को फर्दर डिवाइड कर दिया था, वो जो हुई थी ना इलेक्ट्रॉन, थॉमसन आए थे, रदरफोर्ड, चैकविड, उन्होंने इलेक्ट्रॉन में, प्रोटॉन में और न्यूट्रॉन डिवाइड किया था। तो आप मुझे बताओ, ये जैसे मैं ले लूं, मान लो कुछ भी ले लो, जैसे स्लो सोडियम ही ले लो, ठीक। तो इसको हम क्या बोलते हैं, परमाणु क्रमांक, और इसको क्या बोलते हैं हम, द्रव्यमान संख्या। तो जो परमाणु क्रमांक है सामान्य अवस्था में वही किसको शो करते हैं, प्रोटॉन को,
और सामान्य अवस्था में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। और ये किसको शो करता है, तो ये होता है एटॉमिक मास या मास नंबर। मास नंबर, और मास नंबर शो करता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को। ठीक, तो यहां आप इतना समझो, ये अगर न्यूक्लियस है, नाभिक है, तो जो परमाणु का समस्त द्रव्यमान या मास जो है जहां पर सिचुएटेड या स्थित होता है, उसी पॉइंट को हम नाभिक बोलते हैं। और नाभिक बिल्कुल वैसे ही होता है जैसा इस कमरे में इस पॉइंट की टिप। समझे? ठीक, तो देखो ये हुआ। अब मुझे बताओ नाभिक में होते क्या है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अच्छा, अब न्यूट्रॉन तो आवेशहीन कण है, इस पर तो आवेश होता ही नहीं है। तो अगर ये आवेशहीन कण है और प्रोटॉन पर आवेश होता है प्लस का, तो बताओ नाभिक में अगर प्रोटॉन और प्रोटॉन है, तो आपको तो पता है कि भाई सेम आवेश जो हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। और अगर विपरीत आवेश हैं तो वो एक दोनों को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो अगर नाभिक में न्यूट्रॉन है तब तो मतलब नहीं भाई, आवेश नहीं है, इंटरेक्ट नहीं करेगा। लेकिन प्रोटॉन भी तो है, तो प्रोटॉन और प्रोटॉन जो है वो रिपेल करेंगे। लेकिन तब भी न्यूक्लियस स्टेबल होता है, और उस स्टेबल के लिए एक बल काम करता है। उसी बल को हम क्या बोलते हैं, प्रबल नाभिकीय बल, जो नाभिक को स्थायी रखने के लिए न्यूक्लियन, यही होते हैं प्रोटॉन और न्यूक्लियन, न्यूट्रॉन, इन्हीं को बांधे रखता है। इसी बल को बोलते हैं प्रबल नाभिकीय बल। ये इन चारों बलों में स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है। बात समझ में आई? अच्छा, अब बात करो दुर्बल नाभिकीय बल। दुर्बल नाभिकीय बल तो एक फिनोमेना जो एटॉमिक फिजिक्स में आएगी लास्ट के चैप्टर्स में, उनमें आप देखोगे तो स्थायी, और इसी का थोड़ा सा रिफॉर्म कर दो तो अस्थायी, यानी कि अनस्टेबल। अनस्टेबल, तो जब भी न्यूक्लियस क्या होगा, अनस्टेबल। क्या होगा, अनस्टेबल। तो अनस्टेबल स्टेबिलिटी गेन करेगा, और स्टेबिलिटी गेन करने के लिए क्या करेगा, कुछ रेज को निकालेगा। आप यहां समझ लो, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन आप सीख गए हो, ये मास नंबर होता है। इसमें से इसको घटा दो तो न्यूट्रॉन दे देता है। और जब भी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो रेशियो है वो 1.23 से बड़ा आएगा, तो वो जो न्यूक्लियस है वो अनस्टेबल होगा, अस्थाई। और कोई भी चीज अस्थाई होना नहीं चाहती, इसीलिए ये अलग अलग कण और किरणों को निकालेंगे, है ना। उन्हीं को हम बोलेंगे अल्फा, बीटा, गामा। क्या बोलेंगे, अल्फा, बीटा और गामा। ठीक, तो बेसिकली हम क्या जानते हैं कि जो बीटा है ना, वो तीव्रगामी क्या है, इलेक्ट्रॉन। क्या है बीटा, बहुत तेज रफ्तार से चलने वाले इलेक्ट्रॉन ही हैं, उनको बीटा कण बोलते हैं। लेकिन यहां पर जो दुर्बल नाभिकीय बल हैं, वो यहां पर जो कॉन्सेप्ट आता है वो काय का आता है कि जो बीटा कण निकल रहे हैं स्टेबल होने के लिए, किस से, नाभिक से। तो ये बीटा कण जो है वो बंधे होंगे दुर्बल रूप से, है ना। तो इसी को बोलेंगे दुर्बल नाभिकीय बल। जैसे आप समझ लो, देखो हमने आपसे कहा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, तो देखो ये है न्यूट्रॉन है। अब मुझे बताओ, अगर न्यूट्रॉन को मान लो मैंने यहां लिख दिया -1 बीटा 0, और इधर लिख दिया, ठीक है, इतना लिख दिया, तो तुम मुझे देख के बताओ यहां एटॉमिक नंबर 1 और -1 मिलके कितना हो गया, 0। और 0 और 1 मिलके कितना हो गया, 1। तो ये जो प्रोसेस है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो किसके थ्रू, न्यूट्रॉन के थ्रू ही मिल रहा है मुझे। तो ये जिस बल से बंधा हुआ होगा उसको हम बोलेंगे दुर्बल नाभिकीय बल। ठीक है, बात समझ में आई? तो इनका जो ऑर्डर है आपने समझ लिया कि सबसे पहले क्या आता है, प्रबल नाभिकीय
और क्या, बल। फिर कौन सा आता है, आप कहोगे ये विद्युत चुंबकीय और बल। फिर कौन आता है, तो थर्ड वाला जिसको बोलते हैं दुर्बल नाभिकीय और क्या, बल। और फोर्थ वाला कौन सा आता है, आप कहोगे गुरुत्वीय बल। ठीक। सबसे कम रेंज किसकी होती है, मतलब कौन सा बल इफेक्टिवली काम करेगा, तो देखो होता क्या है, 10⁻⁻15 मीटर। अब आप कहोगे वही, तो ये समझ लो 10⁻⁻6 को बोलते हैं हम क्या, माइक्रोन। 10⁻⁻9 को बोलते हैं हम नैनो। 10⁻10 को बोलते हैं एंगस्ट्रॉम। ठीक। 10⁻15 को बोलते हैं फेमटो। क्या बोलते हैं, फेमटो। ठीक। तो जब भी न्यूक्लियन की जो डिस्टेंस है वो 10⁻⁻15 से कम होगी, तभी ये बल काम करेगा। कौन सा बल, प्रबल नाभिकीय बल। ठीक है। अगर दूरी ज्यादा हुई, जैसे समझ लो मैंने हाइड्रोजन लिया, हाइड्रोजन का एक समस्थानिक, प्रोटियम के बाद ड्यूटीरियम, और यहां ले लिया मान लो 92, यूरेनियम 235। कितने सारे इसमें न्यूक्लियन पड़े हैं, है ना। अब न्यूक्लियन है तो बताओ वो एक दूसरे से बंधे हैं, लेकिन यहां पर 235 है और यहां पर 2 है। बोलो, तो अगर यहां पर ज्यादा है तो जो इंटरेक्शन है, जो रेडियस है, वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और अगर बढ़ेगी तो यहां पर ये कम हो जाएगा, जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन ज्यादा हो जाएगा। और वो जो फिनोमेना है वही है रेडियो एक्टिविटी की फिनोमेना। ठीक है, जिसको हम आगे देखेंगे। सबसे प्रचंड प्रबल नाभिकीय, फिर विद्युत चुंबकीय, फिर दुर्बल नाभिकीय। दुर्बल नाभिकीय का कब इमर्ज होता है, जब नाभिक से क्या निकलते हैं, बीटा। तो अगर कोई कहे नाभिक से बीटा कण किस दशा में निकलते हैं, आप कहोगे रेडियो एक्टिविटी की फिनोमेना में। ठीक है। किस से निकलते हैं, तो कहोगे न्यूट्रॉन टूटता है प्रोटॉन और इसमें बीटा कण में। समझे। गुरुत्वीय बल सबसे मजबूत होता है या सबसे कमजोर, आप कहोगे सबसे कमजोर। ठीक है। चलो अब बात करते हैं, इन्हीं बलों में एक्सचेंज होता है ना, तो कभी पूछ लेता है वो कि इन बलों में किनका एक्सचेंज होता है, विनिमय, है ना। तो जो गुरुत्वीय बल है, क्या है, गुरुत्वीय बल। तो गुरुत्वीय बल में जिस चीज का एक्सचेंज होता है उसको हम बोलते हैं ग्रेविटोन। क्या बोलते हैं, ग्रेविटोन। यहां लिखेंगे हम किसका एक्सचेंज, यहीं पर लिख देते हैं एक्सचेंज, इसको लिखते हैं विनिमय। गुरुत्वीय बल में किसका, अभी हल बताया, ग्रेविटोन। ठीक है। सेकंड विद्युत चुंबकीय बल में आप कहोगे किसका, फोटोन। किसका, फोटोन। अच्छा आप कहोगे फोटोन, मैंने कहा फोटोन क्या है, आप कहोगे सूर्य से जो ऊर्जा आती है वो बंडलों के रूप में आती है, और उसी बंडल जो होती है ना ऊर्जा का, उसी को बोलते हैं फोटोन। और वो जो ऊर्जा है वो एक्चुअली कितनी होती है, तो आप कहोगे एच न्यू, जहां एच होगा प्लांक कांस्टेंट और न्यू होगा आवृत्ति, है ना। अब बात आएगी आवृत्ति क्या है, आप कहोगे पर सेकंड में जो वाइब्रेशन या कंपन होते हैं उसको क्या बोलते हैं, आवृत्ति। ठीक है। अच्छा चलो, अब प्रबल नाभिकीय बल में, प्रबल नाभिकीय बल में तो यहां पर जो यूज होता है वो होता है मेसोन। किसका होता है, मेसोन। ठीक है। और यहां पर जो एक्सचेंज होता है ना वीक न्यूक्लियर फोर्स में, यहां पर आता है बोसोन। क्या आता है, बोसोन। समझे। ये तो हुई बात किसकी, फोर्स जो जनरली काम करते हैं। ठीक है। अच्छा अब इसके आगे बढ़े, तो इसके आगे जो चीजें आती हैं
है ना। वो चीजें सीधा सा समझ लो किस में आएंगी, मैकेनिक्स में। ठीक है, जिसको बोलेंगे क्या हम, यांत्रिकी। इतना मान के मैं चल रहा हूं कि आप फैमिलियर हो कि गति क्या होती है, बल क्या होते हैं, ये सब चीजें आप जानते हो। ठीक है, तो इसी पर हम कुछ चीजें आपको डिस्कस करते हैं। वो चार हैं, देखो समझो। पहले को मैंने आपको बताया सर विस्थापन, दूसरे को मैंने आपको बताया सर दूरी, तीसरा मैंने आपको बताया सर वेग, चौथा मैंने आपको बताया चाल, पांचवा बताया औसत चाल, छठवा बताया औसत वेग। ठीक, ठीक है। आप कहोगे चाल अदिश, वेग सदिश, दूरी अदिश, विस्थापन सदिश। ठीक, तो देखो मैंने आपसे कहा, एक बात मैंने आपको बताई, मान लो ये एक सर्कुलर पाथ था। ठीक है, ये सर्किल है मान लो, है ऐसे और ऐसे। कोई बॉडी ए से कहां तक जाती है, बी तक। इसकी रेडियस कितनी है, आर। ये सर्कुलर पाथ है और इसकी रेडियस कितनी है, आर। और जो कोई बॉडी है वो बॉडी ए से कहां तक जाती है, बी तक। ठीक, तो सबसे पहले आपको बताना है क्या, ए से बी तक चली गई दूरी। दूसरा बताना है क्या, विस्थापन। ठीक है, क्या आप बता पाओगे, आप कहोगे दूरी, तो ए से बी पर सर इस पथ से होते हुए गया, तो अगर ए से बी तक गया तो डिस्टेंस जो है वो तो चली गई पूरा पाथ। और वो पूरा पाथ क्या सेमी सर्कुलर नहीं है, और अगर ये सेमी सर्कुलर है, पूरे सर्किल का जो पाथ होता है वो सरकमफ्रेंस या परिधि होता, उसी का क्या आधा नहीं होगा। तो मुझे बताओ 2 पाई आर का आधा यानी कितना होगा, 2 पाई आर का आधा यानी कितना होगा, पाई आर। तो जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी, आप कहोगे पाई आर, यहां से यहां तक। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं विस्थापन कितना हुआ, बॉडी अगर ए से कहां जाती है, बी तक, आप कहोगे अगर बॉडी ए से बी तक जाती है तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट ले लो और उनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ले लो। और वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या ये नहीं होगी, और क्या ये इस सर्किल का डायमीटर नहीं है। तो ये हुआ आर और ये हुआ आर, तो बताओ विस्थापन कितना हो गया, 2 आर। बात समझ में आई। अच्छा, हमने आपसे कह दिया होता, क्या कहा होता, हमने आपसे कहा होता कि एक काम करो, आप कुछ ऐसे कर लो, ए से एक पार्टिकल था, वो चलता हुआ पुनः ए पर आया, दूरी कितनी है, आप कहोगे 2 पाई आर। मैंने आपसे पूछा डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन कितना है, आप कहोगे जहां से चले वहीं पर आ गए। तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट तो कोलैप्स हो गया ना एक दूसरे के ऊपर, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, जीरो। कितना हुआ, जीरो। मैंने कहा कहा देखो बहुत सारी चीजें हम आती हैं ना, जैसे ये था, लो ये एक आर्क थी, मैंने कहा ए से कहां गए, बी पर। आप बता देते सर, अगर डिस्टेंस चलते तो वो कितना आता है ये, और इसी को अगर हम लेते, इसी को लेते, तो बताओ टोटल होता 2 पाई आर, और उसी का क्या ले देते हैं हम, वाई फोर्थ, तो आता पाई आर अपॉन में 2। एग्री, ऐसे ही आता ना। और फिर देखो यहां गणित लग जाती। ठीक, तो आगे यूज होगी, हम उसे बताएंगे। अब अब बात आती है औसत की। तो देखो एवरेज या औसत चाल या औसत वेग की बात करो तो आप औसत से तो फैमिलियर हैं, एवरेज से तो फैमिलियर हैं, और औसत मैंने लिखा चाल। आपने कहा वो वस्तु जितना दूरी तय करी उतनी दूरी
और कुल समय। एग्री। और ऐसे ही अगर औसत किसकी, एक मिनट रुकना, हाँ औसत क्या हुई, दूरी, औसत वेग। तो वेग में मुझे बताओ, कुल मैं क्या लूंगा, कुल क्या लूंगा, विस्थापन, और क्या लूंगा, कुल समय। बात समझ में आई? ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा, अब इन्हीं पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बस आपको इतना भर याद रखना है। ठीक, जैसे देखो एक क्वेश्चन मैं तुरंत बना देता हूं यहीं पर, और आप उन चारों चीजों को निकाल लो। ठीक, जो क्वेश्चन है वो कुछ ऐसे है, एक मिनट, जो क्वेश्चन है वो हम्म, तो इतने सारे क्वेश्चन रहते हैं। लो मान लो ये लिख लो, ठीक है, ये एक सेमी सर्कुलर पाथ था ए से बी तक, ये सेंटर है और इसकी रेडियस कितनी है, आर। ठीक है, वो कह रहा है सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट बताओ, जो आप आसानी से बता लोगे। क्या बताना है, विस्थापन। ठीक है, फिर वो कह रहा है दूरी बताओ, और फिर वो कह रहा है अगर टाइम टी लगे ए से बी तक पहुंचने में, टाइम कितना लगे, टी, तो वो कह रहा है औसत, क्या बताओ, औसत वेग, और क्या बताओ, औसत चाल, चाल। ठीक, बताओ, आप कहोगे ये है रेडियस, विस्थापन इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम जानते हैं आर, और आर कितनी हो जाएगी, 2r। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फाइनली दूरी बताओ, तो पूरा पाथ जो उसने तय किया ये, तो मुझे बताओ पूरा 2 पाई आर रखता है, आधा कितना हो जाएगा, पाई आर। एग्री। औसत वेग, या जिसको बोलते हैं एवरेज वेलोसिटी, औसत वेग, आप कहोगे सर कुल विस्थापन, ठीक है, और बटे कुल समय, होगा ना, कुल समय। आप कहोगे भैया विस्थापन हमने निकाल लिया कितना, 2r, और समय कितना था, तो आपने कह दिया t। अच्छा, चाल की बात कर लो, तो औसत चाल बराबर क्या हो जाएगा, आप कहोगे कुल दूरी और कुल समय। एग्री, कुल समय। अब बताओ दूरी कितनी उसने तय कर ली, आप कहोगे पाई आर, और समय कितना ले लिया, टी। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो गया। ठीक, इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके दिए हुए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में। जैसे देखो एक क्वेश्चन और इसी में है, वो कहता है क्या, ये कहता, देखो देखो ये होती है डायरेक्शन का साइन, इसको बोलते हैं ईस्ट, इसको वेस्ट, इसको नॉर्थ, इसको साउथ। एक्चुअली में ये नॉर्थ ऊपर नहीं होता है, ये ऐसे होता है कि ईस्ट ये है, वेस्ट ये है, तो ये होता है, ये नॉर्थ और ये साउथ। लेकिन हम 3D को बोर्ड पर दिखाएं कैसे, तो नॉर्थ को कहाँ ले लेते हैं, ऊपर। अच्छा, अब वो कहता क्या है, वो कहता है एक वस्तु थी, वो वो कह रहा है पूर्व दिशा में 4 किलोमीटर चली, पुनः उत्तर दिशा में कहता है 3 किलोमीटर चली। ठीक है, देखो, तो जब भी हम चलाएंगे ना वस्तु को, हमेशा यहां ओरिजिन ओ से चलाएंगे, और अगर ओरिजिन ओ से चलाए, तो अगर ये वस्तु यहां से इतनी गई, वो कहता है कितना है ये, 4, मान लो मीटर ले लो, है ना,
4 मीटर। यहाँ पर फिर से वो उत्तर में गई और वो कहती कितना, 3 मीटर। तो वो कहता है टोटल, क्या बताओ, डिस्टेंस। टोटल क्या बताओ, डिस्प्लेसमेंट। और वो कहता है 4 मीटर अगर कहता है 10 सेकंड में चली, और 3 मीटर कहता है मान लो 20 सेकंड में चली, तो कहता है वही एवरेज वेलोसिटी बताओ। और दूसरा कहता है एवरेज, दूसरा क्या कहता है, एवरेज क्या बोलते हैं, स्पीड बताओ। बता ले जाओगे, आप कहोगे इनिशियल और फाइनल पॉइंट की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। मुझे बताओ, 4 तो गया यहां, 3 गया यहां, तो टोटल पाथ कितना चल दिया, टोटल डिस्टेंस कितनी आई, तो आप कहोगे 4 और 3 7 मीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट की बात करो तो ये है इनिशियल पॉइंट मान लो ए, और ये है फाइनल पॉइंट बी। तो इनको जब मैंने मिलाया तो बताओ, ये अगर एंगल 90 है तो आपको सिखाया गया है 90 के सामने क्या होता है, कर्ण। तो बताओ कर्ण का स्क्वायर बराबर ये लंब ले लूं और ये आधार ले लूं, तो मुझे बताओ क्या ये डिस्टेंस आप नहीं निकाल पाओगे। 3 का स्क्वायर ले लोगे तो 9, और 4 का स्क्वायर लोगे तो 16, और 16 और 9 लोगे तो कितना आएगा, 25। और 1/25 कितना होता है, 5। तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना आ जाएगा, 5 मीटर। ठीक है, अच्छा। अब वो क्या पूछता है, वो कह रहा है एवरेज वेलोसिटी बताओ भैया, औसत वेग बताओ। तो औसत वेग, औसत मैंने क्या बताया, औसत क्या बताया है, वस्तु बटे संख्या, कुल वस्तु कुल संख्या। अच्छा, वेग क्या होता है, वेग विस्थापन और समय होता। तो मैं अगर कुल विस्थापन लूं और कुल समय लूं, एग्री, तो मुझे देख के बताओ विस्थापन इस पूरे सिचुएशन में हुआ कितना, आप कहोगे ये, और वो कितना आया, आप कहोगे 5 आया। तो मैं अगर यहां लिखना चाहूं 5, कुल विस्थापन और कुल समय, ये ले रहा है 10 सेकंड और ये ले रहा है 20 सेकंड, तो 20 और 10 कितना हो जाएगा, 30 सेकंड। समझे, इससे इसको काट देना तो 1/6 मीटर पर सेकंड। अच्छा, अगर वो स्पीड कहे तो औसत चाल कहे, कुल दूरी बटे कुल समय, दूरी कितनी है, 4 और 3 7, और समय कितना है, तो आप कहोगे 10 और 3 13। ठीक है, मीटर पर सेकंड। ठीक है, आई होप ये आपको आने लगा। ठीक है, चलो। अच्छा, अगर वो देखो, वैसे डायरेक्शन में आपने रीजनिंग में पढ़े होंगे ये सब, वो कह दे चलते चलते बाईं ओर मुड़ा, चलते चलते दाईं ओर मुड़ा, तो बायां मतलब होता है घड़ी की सुई की विपरीत, और दायां होता है घड़ी की सुई की दिशा। जैसे अगर मैं तुमसे कहूं कि कोई व्यक्ति उत्तर की ओर चला, चलने दो, फिर कहाँ मुड़ा, बायां, तो बायां घड़ी की सुई की विपरीत। और अगर वो कह दे दायां, तो घड़ी की सुई की दिशा। घड़ी कैसे चलती है ऐसे, और घड़ी विपरीत कैसे चलती है ऐसे। मान लो यहां आ गया होता, ए पॉइंट से कहां पर चला, बी, बी से घड़ी की सुई की दिशा, या वो कह दे दाहिना मुड़ा, तो ये। अब वो कहता बायां मुड़ा, अब वो कहता बायां मुड़ा, तो बताओ यहां पर इधर जाते कि इधर, बायां, घड़ी की सुई, घड़ी तो ऐसी चलती है तो कहां मोड़ देते। ठीक है, वैसे बहुत सारे क्वेश्चन आपके दिए हैं। ठीक है, रीजनिंग में। चलो, अब देखो ये क्वेश्चन को पूछा जाता, हम्म पूछा ये जाता है, देखो एक कोई व्यक्ति था, वो ए पॉइंट से कहां पे गया, बी, ए से बी तक गया। इसकी जो बीच की डिस्टेंस थी वो कितनी थी, डी, कितनी थी, डी। जब गया तो वेलोसिटी v1 थी, और जब आया तो वेलोसिटी v2 थी। तो वो कहता है औसत, औसत सर वेग बताओ।
वैसे पूछता तो आपके उसमें है औसत चाल, तो हम औसत चाल ले लेते हैं, है ना। आप इसमें क्या करोगे बताओ। औसत चाल का फॉर्मूला लगाओ। औसत चाल क्या होती है? कुल दूरी और कुल समय होती है ना। अच्छा, जब ये है तो दूरी बताओ, गया और उसी पर वापस आया, तो मुझे बताओ डिस्टेंस डी, और ये डी, तो कितनी आ जाएगी? 2D। अब यहां पर समय तो दिया नहीं है, समय तो दिया नहीं है, लेकिन यहां पर जो चाल है ना, यहां पर ये स्पीड है, वेलोसिटी मत ले लेना, ठीक। यहां ये जो स्पीड है वो v1 है, और यहां पर v2 है। तो अगर अलग अलग जो वेग है या चाल हैं, तो समय अलग लगेगा। तो मुझे समय तो पता ही नहीं, तो मुझे बताओ यहां ए से बी तक जाने में मैं समय निकालना चाहूं, तो चाल बराबर दूरी बटे समय होता। तो समय बराबर दूरी बटे चाल हुआ। समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है? डी। और चाल कितनी है? v1। दूरी कितनी है? डी। चाल कितनी है? v2। अब बताओ। 2D तो ऐसे ही लिया, ये एलसीएम लिया v1 v2, ये डी v2 और ये डी v1 हुआ। अच्छा, अब एक काम करो, डी को कॉमन लेके उड़ा दो, तो जो आंसर है वो कितना आ जाएगा? 2v1 v2 अपॉन में v1 प्लस v2। ठीक है। यहीं वो देगा कि सर ये वैल्यू कितनी है? 40 किलोमीटर पर आवर, और ये रिटर्निंग की है 30 किलोमीटर पर आवर। तो कहेगा औसत चाल बताओ। आप कह दोगे यहां भर दो 2, 40, 30, और 40 और 30 70, इससे इसको हटा के काट कूट लेना। 4 दूनी 8 दिया 24, 240/7। समझ में आई? अगर वो कहता औसत वेग, कुल विस्थापन, कुल समय, विस्थापित तो हुआ ही नहीं भैया, जहां से गया उसी पर वापस आया, तो यहां पर औसत वेग कितना होता? आप कहते 0। बात समझ में आई? अच्छा, अब देखो यहीं पर वो पैटर्न चेंज कर देगा। जो चेंज करेगा वो हम बता देते हैं, क्या चेंज करेगा। देखो, वो चेंज जो करेगा, मैं डेटाबेस में लिखे देता हूँ, डेटा डेटा टाइप में। हम्म, वो करेगा ये। हम्म, देखो क्वेश्चन में वो कह रहा है ये दूरी है ए से बी, वो कहेगा आधे भाग, आधा भाग, मतलब अगर मैं इसको डी ले लूं, तो ये आधा भाग है d/2, ये आधा भाग है d/2। वो कहता है आधे भाग को कितना? 40 किलोमीटर पर आवर से चलते हैं, और फिर बचे हुए आधे भाग को वो कितना से? 60 किलोमीटर पर आवर से चलते हो, ठीक। तो वो कहता है इस पूरे ड्यूरेशन में औसत चाल बतानी है। बता लोगे? मैंने अभी हल बताया, बताया ना, कुल दूरी बटे कुल समय। अच्छा, देखो ना, अभी मैंने लौटाया था, अब नहीं लौटा रहा हूं, तो भी लगा दो कुल दूरी कितनी है? दूरी डी। समय, इधर इसके लिए समय मान लो t1, समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है? d/2, और चाल कितनी है? 40, प्लस दूरी कितनी है? d/2, और चाल कितनी है? 60। ठीक है, देखो डी को कॉमन लेके उड़ा दिया, ठीक है ना। चलो, तो इधर आया 1, और इधर देख लो। काम करो ना, ऐसे ले लो, ठीक है। ये 40 और ये 60, ठीक है भैया। 40 और ये 60, इधर 60 और इधर 40, ठीक। ये डी था, पहले इसको हटाओ, अब इनको ऊपर ले जाओ, तो 2,
40, 60, और ये 60 और 40 कितना 100, 1 2 1 2, 4 दूनी 8 6 48 किलोमीटर पर आवर। ये क्या गई औसत चाल। अब अगर इसी में वो डाटा चेंज कर दे, देखो कहेगा संपूर्ण दूरी को तय करने के समय में, देखो देखो अब वो ध्यान से समझना क्या कह रहा। अब वो कह रहा है ये जो संपूर्ण दूरी तय करता है ना, वो समय लेता होगा कुछ। तो वो कह रहा है कि संपूर्ण दूरी अगर टी समय में ये तय करता है, तो कह रहा है आधे समय में, मतलब T/2 समय तक वो किस से चलता है, आधे समय तक चलता है 40 किलोमीटर पर आवर। और बाकी आधे समय में वो कितना चलता है, तो जो स्पीड है वो कितनी है 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक, तो वो हमसे पूछता है अब बताओ औसत चाल क्या होगी। औसत चाल क्या होगी। ठीक, क्या बता पाओगे, थोड़ा सा सोचो और ट्राई करने की कोशिश करो। आप कहोगे औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय होता है। ठीक है, अच्छा अब मुझे समय नहीं पता, ये पता है आधा समय है ना। तो एक काम आप ये कर सकते हो, औसत चाल बराबर कुल दूरी और कुल समय, है ना। अब मैंने वो माना था रास्ता और रास्ते का आधा किया था। अब यहां पे मुझे ये बताओ कुल समय, तो कह दो कि T/2 और T/2 आधा टोटल समय T हो गया ना। अच्छा दूरी मुझे निकालनी है यहां से यहां तक की, तो चाल बराबर दूरी बटे समय, तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा चाल गुणा समय, होगा कि नहीं। तो मुझे बताओ इस आधे समय में अगर इस वेलोसिटी से चलते हैं तो डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करेगा। आप कहोगे 40 इंटू T/2, और फिर बचा हुआ जो पार्ट है वो कितने समय में T/2 में, और कितनी स्पीड से 60 से होगा। तो देखो इससे काट दो तो 20 बार, इससे काट दो तो 30 बार, तो 30T और 20T टोटल कितना आ जाएगा 50T। और इधर कितना है समय T, इससे इसको काट दो कितना आ जाएगा 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो इधर आंसर कितना आ जाएगा 50 किलोमीटर पर आवर। बात समझ में आई। तो जब ब्रेक किया जाएगा कुल दूरी समान समान समय रहेगा, ब्रेक कर लो कुल दूरी बटे कुल समय, और जब समय के टर्म में दिया हो तो डिस्टेंस निकाल कर आंसर निकाल लो। ठीक है, चलो ये तो आपको समझ में आ गए है ना। अब इसी में हमको आगे बढ़ना है, तो अंडर ग्रेविटी वाले क्वेश्चन देखना है और नॉर्मल 1D वाले क्वेश्चन देखना है, जहाँ पर जो फॉर्मूलेज आते हैं वो आते हैं गति के समीकरण के आधार पर, u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ये इक्वेशन ऑफ मोशन है ना, गति के समीकरण। ये प्लस तब आएगा जब बॉडी वेग में बढ़ोतरी करेगी, है ना। मतलब अगर 10 मीटर पर सेकंड से 20 हो रही होगी तो एसेलरेट करेगी, और जब भी ऐसा आएगा तो हम क्या साइन लेंगे प्लस। अच्छा अब मान लो डिसलरेट करे, मंदन हो, तो यही फॉर्मूले यहां कौन सा साइन ले लेंगे माइनस का, v बराबर u माइनस ए टी, एस बराबर यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2as। ये कब है जब हम 1 डायमेंशन मोशन में आगे बढ़ेंगे। ठीक, अच्छा अब कोई जरूरी तो है नहीं, हम मान लो किसी गेंद को ड्रॉप करा दे ऊपर से, या किसी गेंद को फेंक दे नीचे, तो ये इक्वेशन अंडर ग्रेविटी आ जाते हैं। और यहां पर अगर ऊपर से नीचे आएंगे तो हम साइन क्या लेंगे प्लस, और नीचे से किसी बॉल को ऊपर फेंकेंगे
और वो 1 डायमेंशन में ही होगी तो बताओ माइनस ले लेंगे। तो अगर ऊपर से नीचे हम क्या लेंगे, v बराबर u माइनस जी टी, एस बराबर यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2g। दूरी की जगह यहां क्या आएगा, हाइट, और ए की जगह क्या आएगा, g, और g क्या है, सामान्य कंडीशन में 9.8 इंटू 10 टू पावर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये भी एक्सेलरेशन है अंडर ग्रेविटी। और अगर ऊपर से नीचे जाएंगे तो प्लस, और नीचे से ऊपर जाएंगे तो यही क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक, इनको देखते हैं अभी। पहले दो जो छोटी सी चीजें हैं उनको और आप समझ लो, है ना, क्योंकि एक आध बार वो आए हुए हैं। देखो, एक को बोलते हैं हम ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ठीक है, इसी को बोलते हैं हम कोटि मान। ठीक, और एक छोटा सा टॉपिक है जिसको बोलते हैं हम सिग्निफिकेंट डिजिट। ठीक है, इसको बोलते हैं सार्थक अंक, सार्थक। ठीक, तो अगर मैं आपसे कहूं कि कोटि मान क्या है, और आप मान लो 2-3 डेटा जानते हैं, जैसे मैंने आपसे कहा, क्या कहा, आप परिचित हो इलेक्ट्रॉन के आवेश से 1.6 10 टू पावर माइनस के 19 कूलम। ठीक है, आप इलेक्ट्रॉन के मास से भी परिचित हो, 9.1 10 टू पावर माइनस के 31 kg। आप प्रोटॉन के मास को भी जानते हो, 1.67 10 टू पावर माइनस के 27। ठीक, या कोई संख्या ऐसी लिख लो। ठीक, तो देखो कोटि मान या ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या है। एक बार आपके एग्जाम में आया था कि जो पृथ्वी है उसकी त्रिज्या 6400 किलोमीटर है। कितनी है, मीटर। तो वो पूछ रहा था इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना है। ठीक, तो समझो आप, कोटि मान 10 की पावर लेते हैं। क्या लेते हैं, 10 की पावर। और जब 10 की पावर लें तो उसमें ये पावर तो लेंगे, और उसके साथ में ये जो कंटेंट है, जैसे मैंने आपसे कहा 2 3 5 4.9, इसका कोटि मान कितना है। तो पहले आप इस दशमलव को शिफ्ट करो, 1 2 3, तो देखो ये हुआ ना 2.3549 इंटू कितना हुआ, 1 2 3, तो 10 की पावर 3, है ना। अब अगर ये जो डिजिट है ये पहले तो एक डिजिट के बाद दशमलव तक पहुंचाओ, और फिर साथ में अगर ये जो वैल्यू है ये √10, √10, √10 की जो वैल्यू है वो कितनी आती, मुझे बताओ। 3 पॉइंट समथिंग के लगभग आएगी, तो 3.16 ले लो। अगर ये वैल्यू इससे ज्यादा है तो यहां पर पावर एक बढ़ जाएगी। क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो ये जो वैल्यू है ये √10 यानी 3.16 से क्या है, कम। तो इसका जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है वो कितना है, 10 की पावर 3। बात समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, मान लो मैंने ऐसे लिख दिया होता 45329, मैं कहता हूँ ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बताओ। अभी इनिशियल में पॉइंट कहाँ है, यहाँ, तो 1 2 3 4, 4.5 करने के बाद 10 टू पावर 4 कर दिया, और ये 3.16 से क्या है, ज़्यादा। और अगर ये 3.16 से ज़्यादा तो एक पावर और लेगा, तो 10 की पावर 4 के साथ एक और 10 की पावर 5। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी। बस ऐसे ही इनको देख लो। इनको अगर देखोगे, ये पावर 19 था, ये यहाँ पर 3.16 से ज़्यादा तो नहीं है, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा,
10⁻⁻19। ठीक। अच्छा, इधर देख के बताओ, ये 3.16 से तो ज़्यादा। तो देखो यहाँ संभल के देखना जरा, 31 तो ये था, +1 करोगे ये कितना आएगा, 10⁻⁻30। समझे। अच्छा इधर देखो, 3.16 से कम है ना, 10⁻⁻27। ये देख के बताओ, 1 2 3, तो 10 तो होगा भैया 8, और ये 3.16 से क्या होगा, कम। तो ये जो मैग्नीट्यूड है ऑर्डर का, वो कितना आएगा, 10⁸ अच्छा इधर देखो, ये तो बताओ 6400 किलोमीटर है। पहले भैया मीटर में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, अब 1 2 3, तो सीधा लिख दूं। अब बताओ ये 3.16 से ज्यादा है ना, तो 10⁻7, यानी अर्थ की जो त्रिज्या है उसका कोटि मान कितना होगा, आप कहोगे 10⁻7। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ये बात आपको समझ में आई। अब देखो ये है सिग्निफिकेंट डिजिट। ठीक है, ये थोड़ा लंबा खिंच जाएगा, तो सिग्निफिकेंट डिजिट को नहीं देखते हैं, छोटी सी टॉपिक देख लेते हैं, मात्रक की पद्धतियाँ। जैसे आपको पता होगा कि जो मैंने फंडामेंटल क्वांटिटी ली थी, जो 7 थी, है ना, तो अलग अलग सिस्टम डिफाइन हुए। जैसे सबसे पहले CGS आया, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, MKS मीटर किलोग्राम सेकंड, FPS फुट पाउंड सेकंड, और चौथा आया इंटरनेशनल सिस्टम, जिसको बोलते हैं SI यूनिट। ठीक है, तो अलग अलग सिस्टम में ये देखो, जैसे ये है ना मीटर, ये है किलोग्राम, और ये है सेकंड। ठीक, तो आप तो पता है ना, लंबाई मीटर, द्रव्यमान किलोग्राम, समय सेकंड। ऐसे ही CGS में सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, ऐसे ही लंबाई फुट में, मास पाउंड में, और समय सेकंड में। और इसी का जो एडवांस रूप है वो कहलाता है SI सिस्टम, जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। चलो देखते हैं यार टाइम कितना हुआ, फिर बढ़ते हैं अगर टाइम है तो सिग्निफिकेंट डिजिट पर। ठीक है, देख लो। अच्छा देखो, देखो सार्थक अंक, जैसे हम किसी मेजरमेंट को जब करते हैं, जैसे मैंने फुट से 1 मीटर नापा, तो जरूरी नहीं है कि वो 1 ही मीटर नापे। हो सकता है सर पॉइंट की मिस्टेक करने की वजह से ये इतना माप दे, या और कैलिब्रेट करो तो ये माप दे, या सर ये माप दे, या ऐसे माप दे। हो सकता ना। इतनी बात समझ में आ रही। अच्छा ठीक, तो बताओ, जब भी हम मेजरमेंट करते हैं, अब चाहे वो कैलिपर्स से करें, चाहे वो स्क्रू गेज से करें, तो कहीं ना कहीं हम लोग कुछ ना कुछ गड़बड़ी कर देते हैं। तो ये जो लास्ट का अंक होता है ना, क्या होता है लास्ट का अंक, जैसे मान लो ये ला, तो देखो ये 6 भी हो सकता, 7 भी हो सकता, 4 भी हो सकता। तो इसको बोलते हैं संदिग्ध अंक। क्या बोलते हैं, संदिग्ध अंक। तो इन्हीं को हमको यहां सीखना है, सार्थक अंक। तो बस आप इतना सीखो कि जितने भी नॉन जीरो होते हैं, जितने भी नॉन जीरो, वो सब किस कैटेगरी में ले जाते हैं, तो सार्थक अंक में। जैसे मैंने कह दिया 1 2 5 9, देखो सारे के सारे नॉन जीरो है ना, आप कहोगे सार्थक। अच्छा, बाद के जो जीरो है वो सार्थक अंक में नहीं लिए जाते। जैसे मैंने इसमें कहा कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है, इनको नहीं लेंगे तो कितने होंगे, 3। तीसरा, सर ये है 0, तो ये 0 के साथ बगल में लेफ्ट हैंड साइड में अगर ये 0 आते हैं, तो इनको हम सार्थक अंक में नहीं गिनते। कितने हो जाएंगे, 2। अच्छा, अब नॉन जीरो के बीच में अगर 0 आ जाए, तो उनको हम गिनते हैं, कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5।
ठीक, इतनी बात समझ में आई। अब इनके क्वेश्चन देख लेना, 4 रूल हैं यही, नॉन जीरो हैं तो सारे, बाद के जीरो हम कंसीडर नहीं करते, पॉइंट के लेफ्ट हैंड तरफ पे रहते हैं जीरो, तो राइट हैंड के इन जीरो को हम कंडक्ट मतलब लेते नहीं हैं, ऐसे ही यहाँ पे। ठीक है, अच्छा। अब एक आता है राउंडिंग फिगर वाला, राउंडिंग फिगर है ना। देखो राउंडिंग फिगर का मतलब क्या है, जैसे मुझे एक संख्या दी है 2 3 5 4 6 3 7, वो कहता है इसको राउंड फिगर में बताओ कितनी होगी। मान लो यहाँ पे लो पॉइंट लगा दिया उसने, ठीक। तो देखो रूल याद रखो, हमको दशमलव के बाद मान लो कहता है 2 अंक तक राउंडिंग फिगर में बताओ, या दशमलव के बाद 1 अंक तक राउंडिंग फिगर में बताओ। तो देखो करना कुछ नहीं है, देखो अगर ये जो संख्या है ये 5 से क्या होगी, बड़ी, 5 से क्या होगी, बड़ी, ठीक है। तो बगल वाला जो डिजिट है वो एक बढ़ जाता है, ठीक है। अच्छा, 5 से छोटी है तो इसको हटा दो, बगल वाले डिजिट पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, अगर एग्जैक्ट 5 हो तो 5 एग्जैक्टली हो तो आप कहोगे इधर वाली संख्या को देखो, ये अगर ऑड है, क्या हो ऑड, जैसे 1 हो 3 हो 5 हो 7 हो, यानी 2 से विभाजित ना हो, तो हम इस संख्या को बढ़ाते हैं। अगर यहाँ 5 हो तो, और अगर ये ऑड हो, ये अगर ऑड हो और ये 5 हो, तो इस संख्या में हम किसी भी प्रकार की वृद्धि नहीं करते। इसी में आप इसको लगा लो, ठीक है। तो बताओ ये 7 क्या 5 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है। तो बताओ पहले राउंड में मैं कुछ ऐसे लिख दूं, 3 की जगह 4 लिख दूं। अच्छा, 4 क्या 5 से बड़ा है, हटा दो, 2.354। अब मुझे बताओ 6 5 से बड़ा है, इसमें एक बढ़ा दो, कितना लिख दो, 5। अब मुझे बताओ 5 5 ही आ गया एग्जैक्ट, तो बताओ बगल वाला क्या है, ऑड, तो यहां पर फिर से वृद्धि कर दो, तो 2.36। अगर वो कहता दशमलव की, जस्ट एक पॉइंट बाद वाले पॉइंट की वैल्यू 6, 5 से ज्यादा है ना, तो कितनी आ जाती, 2.4। बात समझ में आई, कोई दिक्कत तो नहीं, कुछ भी डेटा ले ले, अब आपने प्रोसेस समझ ली। एग्जैक्ट 5 है, पड़ोसी देखो इवन है, नो चेंज, ऑड है, एक की बढ़त कर दो, 5 से बड़ी कोई संख्या है तो बगल वाला एक ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। चलो, तो देखो मान लो 3 क्वेश्चन आप इसी के ले लो, आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, ठीक है। जैसे दिया है 0.005 का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना है, आप कहोगे 1 2 और 3, तो 5 लिखो ये, और 10⁻³ लिख दो ये, और देखो ये वैल्यू 3.16 से क्या है, ज़्यादा, तो पावर 1 बढ़ा दो, तो ये आ जाएगी 10⁻⁻²। एग्री, 10⁻⁻², ठीक है। मान लो वो कहते ये संख्या 7 का कोटि मान कितना है, 10 की पावर तो कुछ है नहीं, लेकिन ये जो क्वांटिटी है ये 3.16 से बड़ी है, तो बताओ इसका कोटि मान कितना होगा, 10⁻1, ठीक है। अच्छा, मान लो डाटा में ही वो आपको कुछ दे दे, लो ये दे दे, बता लोगे, 1 2 शिफ्ट करोगे तो 10⁻² आया, और 3.16 से ज्यादा है तो 10⁻³ आ जाएगा। बात समझ में आई, ठीक। तो आप सीखेंगे क्या, ये क्या क्या सीख गए, मूल मात्रक, मूल राशियां, व्युत्पन्न मात्रक, व्युत्पन्न राशियां, डिफरेंट टाइप के मात्रकों को रिप्रेजेंट करने के तरीके, फिर वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है
और स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, स्केलर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। मोशन इन 1D में थोड़ा सा औसत चाल और औसत वेग और दूरी और विस्थापन के बीच में थोड़ा बेसिक अंडरस्टैंडिंग जान ली, ठीक है। थोड़े से गति के समीकरण देख लिए, है ना। अब इन्हीं गति के समीकरण का नेक्स्ट क्लास में हम यूज़ कराएंगे और नेक्स्ट क्लास में ही हम 4-5 चीज़ें आपको बताएंगे। जैसे आप यहीं समझ लो, जैसे मैंने आपसे कहा VT ग्राफ, ठीक है, और मैंने आपसे कह दिया मान लो AT ग्राफ, ठीक, या मैंने आपसे कह दिया FT ग्राफ। तो ये ग्राफ बनेंगे, जैसे ग्राफ 4 टाइप से बनेंगे। पहले को हम बोलेंगे सरल रेखा, जो कि लेगी y बराबर mx प्लस के c, आपको ये सब नहीं समझना। दूसरा आएगा वाई स्क्वायर बराबर 4ax। तीसरा आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। चौथा आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1। तो ग्राफ देखेंगे, एक सरल रेखा आएगा, एक परवलय आएगा, एक वृत्त आएगा, एक दीर्घ वृत्त आएगा। इनको आपको याद नहीं रखना, हम स्ट्रक्चर बेस में आपको बता देंगे, वो आपको ज़्यादा देर तक याद रहेगा, ठीक है। तो जब हम ग्राफ बनाएंगे, है ना, जैसे मैं कह दूं VT ग्राफ, तो ये शो करेगा वाई एक्सिस को और टी किसको शो करेगा, एक्स एक्सिस को। तो अगर मैं ग्राफ डिजाइन करूंगा तो देखो, अगर ये है टी और ये है वी, और मान लो कुछ ऐसा ग्राफ आया और मैंने आपसे कहा ये जो एरिया है ना, देख रहा होगा ये ट्रायंगल है, तो अगर ये जो एरिया है ये किसको शो करेगा, 4 क्वांटिटियां दी होंगी। ऐसे ही हम मान लो ये ऐसे लेके और ये ऐसे लेके, ये कहते हैं टी है और ये ए है। मान लो सर हम कुछ ऐसे ले लें और फिर ऐसे लेके और ऐसे ले लें, और ये टी ले लें और ये एफ ले लें, और वो कहे कि ये जो फिगर है इसका जो एरिया है ये किसको शो करेगा। आपको कुछ नहीं करना, जब एरिया की बात आएगी आप इन क्वांटिटियों को गुणा कर देना। आपने गुणा किया v का और आपने गुणा किया t का। अच्छा, अब शॉर्ट रूप में बना लेना, क्या v इंटू टी तुमको कुछ देता है, चाल बराबर दूरी बटे समय तो पड़ा था, लेकिन ऐसा तो नहीं पड़ा। तो फिर से बता दो, वेलोसिटी क्या है, विस्थापन की दर, और ये भी क्या है, दर। तो t से t को काट दो, तो ये जो ग्राफ है ये किसको शो करेगा, डिस्प्लेसमेंट को, इसका एरिया, समझे। तो अगर वो कहे यहां 0 से लेके और 20 सेकंड तक पार्टिकल का विस्थापन कितना हुआ, तो आप इस त्रिभुज का क्या निकाल देना, एरिया, यानी कि क्षेत्रफल। ऐसे ही अगर वो कहे AT ग्राफ, मैं ये क्षेत्रफल किसको बता रहा, तो आप कहोगे A का गुणा T में कर लो, और A आपने पता है V बाई T, और साथ में क्या है T, तो इस T से T को काट दो, तो ये जो AT ग्राफ का एरिया है वो शो करेगा वेलोसिटी को। किसको शो करेगा, वेलोसिटी को, ठीक है। अच्छा, ऐसे ही मैं कह दूं ये F है और ये T है, ये किसको शो करेगा, आपने बताया था इम्पल्स यानी कि जो आवेग है वो होता है F इंटू टी। तो ये जो एरिया है ये किसको शो करेगा, आवेग को, ठीक है। सिंपल सा है, इनको और इन क्वांटिटी को देख के गुणा कर लो और देख लो कि वो किस क्वांटिटी को दर्शा रही, और वो एरिया उसी क्वांटिटी के बराबर हो जाएगा, है ना। ये तो थी क्वांटिटियों का गुणा। अब इसी में आता है स्लोप, आता जैसे थोड़ी बहुत आपको जानकारी तो होगी कि जैसे अगर मैंने कह दिया ये एक्स है और ये टी है, आप कहोगे समय बढ़ रहा, लेकिन यहां पर ये एक्स चेंज नहीं हो रहा। सर ये जो समय है ये बढ़ रहा है, तो देखो ये एक्स भी चेंज हो रहा है। सर ये समय बढ़ रहा है लेकिन ये घट रहा,
और सर ये समय बढ़ रहा है और लगातार बढ़ रहा है ना। तो इनको देखेंगे हम कल। एक्स टी ग्राफ, वी टी ग्राफ, ए टी ग्राफ, एरिया अंडर द एक्स टी ग्राफ, वी टी ग्राफ, मोशन ऑफ इक्वेशन। और कल ही हम न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में गति के नियम दिए थे न्यूटन ने, वो क्या थे, है ना। उसी के जस्ट बाद एक टॉपिक आता है फ्रिक्शन, घर्षण। जब भी दो सरफेसों के बीच में बॉडी मूव करेगी तो रिलेटिव मोशन की वजह से फ्रिक्शन यूज होगा या आएगा। ठीक, वो 3 टाइप के कौन कौन से हैं कल की क्लास में हम वो देखेंगे। आज की क्लास में जो आपने सुना है उनके नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप लगा डालो। ठीक है,